हाँ जी, मेरा नाम सुरजीत है और इस वीडियो में हम दोबारा से जम्मू कश्मीर बोर्ड जो है आपका जेके पोस्ट जो है उसके सिलेबस की डिस्कशन करेंगे। बट इस बार क्या करेंगे, इस बार हमारी डिस्कशन जो होगी वो डिटेल्ड डिस्कशन होगी, ठीक है ना। डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे कि हाँ भाई क्या क्या आपके सिलेबस में है, क्या क्या नहीं है, ठीक है ना। पूरी डिटेल में डिस्कशन करी जाएगी और ये बताया जाएगा आपको कि कितने डेज लगेंगे, ठीक है ना। ये सिलेबस कंप्लीट करने में कितने डेज लगेंगे और उस चैप्टर की फ़िज़िकल सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है ना। फिज़िकल सिग्निफिकेंस इन द सेंस कि आपको पता होना चाहिए कि वो आपकी डेली लाइफ से कोरिलेट कैसे करता है। उस चैप्टर में आप कैसी चीज़ें पढ़ते हो कि हाँ भाई आपके डेली लाइफ में वो काम आ जाए। तो इसलिए आपको फ़िज़िकल सिग्निफिकेंस, फिज़िकली आपको चैप्टर को बताना कि हाँ भाई इसकी ये इंपॉर्टेंस है आपकी डेली लाइफ में। आपके जो आप अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे हो उधर अपनी आपकी लाइफ में क्या ज़रूरत है उन चीज़ों की, ठीक है ना। केमिस्ट्री ऐसे नहीं है, मैंने आपको पहले भी बताया था, दुनिया में आप मेरे को कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बता पाओगे, ठीक है ना। खासकर मेरे को, आपको पता नहीं है, बट मेरे को आप कोई ऐसी चीज़ नहीं बता पाओगे जिसमें केमिस्ट्री नहीं है। मेरे को तो हर एक चीज़ में केमिस्ट्री दिखती है, जो मर्ज़ी चीज़ बोल दो, ठीक है ना। आप जो भी चीज़ आपको दिख रही है ना, मेरे को कोई भी चीज़ बोल दोगे अगर, और मैं आपको उसकी केमिस्ट्री बता दूंगा, ठीक है ना। तो ये बात है, तो इसलिए हर एक जगह पे केमिस्ट्री है। तो मैं आपको अभी इन चैप्टर्स के ज़रिए बताऊंगा कि इन चैप्टर्स की इम्पोर्टेंस कहाँ कहाँ पे है, ठीक है ना। ओके, बट इस वीडियो का हमारा टारगेट क्या है, सबसे पहले हम टारगेट ही देखते हैं। इस वीडियो का हमारा टारगेट क्या है, बस ये चीज़ पता करना कितने डेज लगेंगे एक उन चैप्टर्स को ख़त्म करने में, और डेज लगेंगे, और प्लस उस चैप्टर की फ़िज़िकल सिग्निफिकेंस क्या है, वो चैप्टर फिज़िकली इतना इम्पोर्टेंट क्यों है आपकी डेली लाइफ से, वो ये चीज़, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ है। बट ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये वो बताऊंगा कि जो आपने लास्ट वीडियो में जो चीज़ कंप्लीट करी थी वो क्या थी, शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स आप लोगों ने कंप्लीट कर दिए थे। उधर मैंने पूरी डिटेल डिस्कशन आपको बताई थी, वेस्पर थ्योरी लेके, ठीक है ना, हाइब्रिडाइजेशन वगैरह सारे कंसेप्ट आप लोगों को बताए थे, ठीक है ना। सारी डिटेल हमने डिस्कशन करी थी वेस्पर थ्योरी और हाइब्रिडाइजेशन लगा के, और फिर हम पूरे एडवांस कंसेप्ट तक गए थे, ठीक है ना। तो आपके 11th के टॉपिक भी थे उसमें और 12th के टॉपिक भी थे। तो ये वाली चीज़ है, ठीक है ना। उसमें 11th के टॉपिक भी थे और 12th के टॉपिक भी थे, ठीक है ना। तो और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि अभी आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो कि अभी 12th के बाद ड्रॉप करेंगे, ठीक है ना। नीट के लिए ड्रॉप करेंगे, ठीक है ना, या IIT जेई के लिए ड्रॉप करेंगे, ठीक है ना। इंजीनियर बनना होगा जिसको, वो जेई के लिए ड्रॉप करेगा, और जिसको डॉक्टर बनना होगा वो नीट के लिए ड्रॉप करेगा। तो बेटा मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। अभी जैसे जैसे अभी हमने टॉपिक पढ़ा, ठीक है ना, उस टॉपिक में हमने क्या पढ़ा, शेप्स के बारे में पढ़ा, ठीक है ना। वो तो मैंने सारी शेप्स बता दी जो कि आपके 11वीं और 12वीं के सिलेबस में हैं, ठीक है ना। वो सारी शेप्स मैंने आपको बता दी। बट नीट में और जेई में डिफरेंस क्या है, उधर ऐसे कौन से सवाल आते हैं कि आपको क्या, उधर ऐसे कौन से सवाल आते हैं, होता बेटा सिलेबस यही है जो आपका 11th और 12th का सिलेबस है केमिस्ट्री का, यही सिलेबस होगा उधर भी। और ऐसा ही फिजिक्स और बायो और मैथ का भी ऐसा ही है, ठीक है ना। जैसा आपका 11th 12th का सिलेबस होगा वही होगा, बट थोड़े कंसेप्ट क्या होते हैं, थोड़े डिटेल्ड कंसेप्ट होते हैं, थोड़ा आपको थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है उन कंसेप्ट्स के लिए। तो एक्स्ट्रा मेहनत कैसे करनी पड़ती है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, ठीक है ना। जैसे नीट का सवाल है कि आपको NH4 पॉजिटिव की शेप बतानी है, ठीक है ना। NH4 पॉजिटिव की शेप, अभी आप में से कितने स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना। मेरे को एक चीज़ इस बात का आंसर देना कि आप में से कितने स्टूडेंट्स हैं जो इसकी शेप और ज्योमेट्री मेरे को बता पाएंगे, ठीक है ना। अगर आप बता पाएंगे तो आप ये चीज़ समझ सकते हो कि आप नीट देने के काबिल हो, आप में वो दम है कि आप नीट और जेई वगैरह का एग्ज़ाम दे सकते हो और आप वो क्रैक कर सकते हो। और एक बहुत ही प्रेस्टिजियस नौकरी, कौन सी, जो हर एक बंदे का सपना होता है, जो मेडिकल लेता है, ठीक है ना, उसका सपना होता है कि डॉक्टर बनना, तो वो बन सकता है, ठीक है ना। अगर ये वाला इस चीज़ को आप अगर सॉल्व कर सकते हो। और एक और एग्जाम्पल जैसे SO4-2, SO4-2, ठीक है ना, इसकी शेप और ज्योमेट्री बतानी है आपने, ठीक है ना। तो आप में से कितने स्टूडेंट्स हैं जो ये चीज़ें बता पाएंगे मेरे को, जो चीज़ें बता पाएंगे। तो बेटा मैं आपको बताता हूँ कि आपको नीट की तैयारी करनी चाहिए, आपको डॉक्टर बनना चाहिए, ठीक है ना, इंजीनियर बनना चाहिए, IIT से इंजीनियरिंग करनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ है।
तो अभी बेटा बस मैं आपको बताता हूँ कि कैसे ये कंसेप्ट्स ज़्यादा कुछ नहीं होते, वही कंसेप्ट्स होते हैं, बट आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है। जैसे देखिए अभी NH4 सिंपल सी कहानी है, मैंने आपको जैसे वो ट्रिक थी ना वही काम आएगी। इधर बस पॉजिटिव चार्ज आ गया। आपको एंड्स की मैंने शेप नहीं बताई थी, मैंने इसलिए नहीं बताई बिकॉज ये आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना, दैट्स वाई मैंने आपको नहीं बताई थी, 12वीं के सिलेबस में नहीं है। बिकॉज फिर आधे बंदे जो होते हैं जो सिर्फ 11वीं और 12वीं की तैयारी करना चाहते हैं तो उधर वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि पता नहीं क्या क्या इतना मुश्किल पढ़ा रहे हैं, तो वो उनका भी इंटरेस्ट जो है पढ़ाई से वो चला जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए हम ऐसे वाली चीज़ें नहीं बताते, बट फिर भी मैं आपको ये चीज़ें बता देता हूँ। लेकिन NH4 जैसे मैंने आपको सबसे पहले तीन बातें बताई हैं कि सबसे पहले सेंट्रल मेटल एटम ढूंढना, सेंट्रल मेटल एटम जब ढूंढ लिया उसमें क्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन ढूंढना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब ढूंढ लिया पता कर लिया, देन हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन का पता कर लेना, हाइब्रिडाइजेशन का पता कर लिया, देन बॉन्ड पेयर और लोन पेयर काउंट करना। बेटा बिल्कुल सिमिलर सा सिस्टम इधर होता है, ठीक है ना, सिमिलर सा सिस्टम इधर होता है। बस आपको पता है पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन की कमी, ठीक है ना। अगर +2 हो जाए तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन की कमी, मतलब समझो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, किसी चीज़ में 10 होंगे, हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा हूँ, तो अगर उसमें +1 दिखा दिया इसका मतलब क्या हो गया, उसमें इलेक्ट्रॉन कितने रह गए +9, ठीक है ना, +9 रह गए, ठीक है ना, एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, कमी होगी ना तो पॉजिटिव चार्ज, जैसे कोई एटम क्या है न्यूट्रल है, न्यूट्रल है उसमें 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 10 प्रोटॉन होते हैं और 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अभी देखिए एक इलेक्ट्रॉन मैं इधर से कम कर दूं, 10 प्रोटॉन और इधर क्या 9 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो कुछ बताइए। देखिए भाई इधर इलेक्ट्रॉन की तो कमी होगी ना, तो मतलब इधर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया ना, तो इसलिए इधर क्या हो जाता है +1 चार्ज, ठीक है ना, +1 चार्ज मतलब एक्स्ट्रा चार्ज है +1। नेगेटिव का मतलब क्या होता है कि मतलब जैसे Cl मैंने लिख दिया, Cl लिख दिया, अगर इधर प्लस इलेक्ट्रॉन कर दूं तो Cl नेगेटिव, ठीक है ना। ऐसा होता है ना कि मतलब एक नेगेटिव चार्ज मतलब एक इलेक्ट्रॉन क्या ज़्यादा, ठीक है ना, तो ये वाली चीज़ है। तो सिंपल इधर भी बस वही कंसेप्ट है, जैसे NH4 पॉजिटिव। देखिए सेंट्रल मेटल एटम है कौन सा, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन सेंट्रल मेटल एटम है। आपको पता है वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, ठीक है, ये वाली चीज़ तो आपको पता है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है 1s2 2s2 2p, बट आपने उधर नहीं जाना है, आपने ट्रिक में जाना है। अगर उधर आपको अगर नीट में जाना पड़ेगा तो आपको ऐसे ट्रिक्स आनी चाहिए, ठीक है ना। जैसे 5 इलेक्ट्रॉन है, अभी देखिए +1 चार्ज है, +1 ये वाली चीज़ सोचनी है फिर, ठीक है ना। तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम होगा इसमें, ठीक है ना, तो कितने हो गए नाइट्रोजन में कितने हो गए 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए ना, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अभी देखिए इसके साथ बॉन्ड कितने बन रहे हैं, 4 हाइड्रोजन है, तो ऐसा कुछ हो सकता है 1 2 3 4 हाइड्रोजन और एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना। तो ऐसा है ना 4 बॉन्ड पेयर हैं। तो इधर देखिए मैंने कि हाइब्रिडाइजेशन की आपको क्या हाइब्रिडाइजेशन की क्या बोला था कि हाँ भाई हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, हाइब्रिडाइजेशन होती है कि नंबर ऑफ एटम्स अटैच्ड प्लस लोन पेयर। तो अभी देखिए NH4 पॉजिटिव कितने एटम्स अटैच है 4 हैं भाई, 4 हो गए, लोन पेयर कितना एक भी नहीं है 4, तो हाइब्रिडेशन क्या हो गई 4, हाइब्रिडेशन मतलब sp3 हो गई हाइब्रिडेशन। तो आपको पता है जो मैं अभी सिर्फ बॉन्ड पेयर है, तो लोन पेयर है नहीं, तो शेप की बात तो होगी नहीं, जो ज्योमेट्री होगी वही क्या होगी शेप होगी, ठीक है ना। तो sp3 जब हाइब्रिडेशन होती है तो आपकी ज्योमेट्री हो जाती है टेट्राहेड्रल और शेप भी क्या हो जाएगी टेट्राहेड्रल, बिकॉज आपका वो नहीं है, आपका लोन पेयर नहीं है। तो देखिए कितनी सिंपल सी चीज़ें होती हैं, बट आपको थोड़ा एक्स्ट्रा इसके लिए मेहनत करनी पड़ती थी, बस इतनी सी मेहनत करनी थी आपको। बस आप ऐसे ही देखिए हर एक कंसेप्ट में ऐसा ही होगा, आपने चीज़ पढ़ ली होगी, आपको आती होगी, बट थोड़ा सा आपको माइंड खोलने की ज़रूरत पड़ेगी, थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करोगे बेटा तो NCERT पढ़ोगे तो बेटा मैं आपको गारंटी देता हूँ कि केमिस्ट्री की जिस बंदे ने NCERT पढ़ ली ना, और मैं आपको NCERT करवाऊँगा, ठीक है ना, NCERT करवाऊँगा, तो आप बेटा नीट आराम से क्लियर कर सकते हो, ठीक है ना। नीट में इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है बेटा, बहुत आसान पेपर आता है, ठीक है ना। आपको NCERT क्लियर होनी चाहिए, ठीक है ना, बट टीचर्स जो है वो NCERT पे इतना फोकस नहीं करते, वो ऊपर से पता नहीं क्या क्या पढ़ाने लग पड़ते हैं, रिफ्रेशर से प्रदीप के रिफ्रेशर से पढ़ाने लग पड़ते हैं, उधर से ही टेप देते हैं, पता नहीं क्या क्या टेप देते हैं, देखना एक आप रिफ्रेशर ले लेना प्रदीप का, ठीक है ना, और बाकियों के नोट्स भी देख लेना। तो उन्होंने क्या किया होता है टेपा होता है भाई, प्रदीप टेपी होती है, वो ज़रूरी भी है बट इतनी भी ज़रूरी नहीं है कि भाई मेन चीज़ें रह जाएं। तो आपको क्या करना है, आपको भाई NCERT पढ़नी है, बिकॉज आपके सिलेबस के नीचे भी मेंशन है कि आप लोगों को NCERT पढ़नी है। तो NCERT का एक एक वर्ड आपको आना चाहिए, एक एक वर्ड अच्छे से आ जाना चाहिए, तो ये वाली बात है। एक और एग्जाम्पल है जैसे SO4
-2। तो अभी देखिए इधर सबसे पहला टारगेट क्या होता है, वैलेंस सॉरी सेंट्रल मेटल एटम ढूंढना। तो इधर क्या सल्फर, ये कौन सी फैमिली आता है, ऊपर होता है ऑक्सीजन, नीचे सल्फर। इसमें ऑक्सीजन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, 6 वैलेंस। सल्फर में भी कितने होंगे, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, बट -2 भी है ना, -2 भी है। तो इधर कितने हो गए, 6 -2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा। तो सल्फर के पास टोटल कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है ना। ये वाली चीज़ पता लग गई ना, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, SO4 -2 के वैलेंस 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है ना, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो बट अभी देखिए ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, कितने ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, 4, 1 2 3 4 जुड़े हुए हैं ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो आपको पता है देखिए इसके ऊपर ओवरऑल चार्ज क्या है, -2। एक इधर लगा दिया मैंने, एक इधर लगा दिया। तो मैंने क्या बोला था, ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड बनाता है, तो एक बॉन्ड इधर बना दिया, एक बॉन्ड इधर बना दिया, ठीक है ना, एक बॉन्ड इधर बना दिया और एक बॉन्ड इधर बना दिया। तो देखिए अभी क्या चीज़ है, टोटल बॉन्ड कितने बन रहे हैं, टोटल एटम्स अटैच्ड कितने हैं, 1 2 3 4 है ना, 4 एटम्स अटैच्ड हैं, ठीक है ना। हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है, 4 अटैच है ना, तो क्या हो जाएगा, 4 बॉन्ड पेयर। लोन पेयर है कोई नहीं, 0 लोन पेयर है, ठीक है ना। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो शेप क्या हो जाएगी, ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, टेट्राहेड्रल। शेप भी क्या हो जाएगी, टेट्राहेड्रल। तो अभी आपको एक कन्फ्यूज़न होगा इधर कि आपने ऐसे ड्रॉ क्यों किया, SO4 आपने ऐसे क्यों नहीं ड्रॉ कर दिया, ऐसे 2 को ऐसे क्यों किया बेटा, SO4 पे -2 चार्ज है। अगर मैंने ऐसे ही ड्रॉ कर दूं हर एक सल्फर एटम के साथ इसके वो कर दूं भाई, तो मेरे को खुद बताइए, तो नेगेटिव चार्ज मैं कहाँ पे दिखाऊंगा, दिखा पाऊंगा नहीं। तो इसलिए मैंने क्या किया, 2 को क्या करा, ऐसे लिखा और 2 को ऐसे लिखा। तो देखिए अभी ये वाले तो पाई बॉन्ड है, ये वाले तो सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है ना। ये वाले पाई बॉन्ड है और ये वाले क्या है, सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है ना। ये वाले पाई बॉन्ड है, दोबारा से देखिए, ये सिग्मा, ये पाई, ये सिग्मा, ये पाई। और आपको पता है पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता। तो इधर क्या हो गया, 2 और 2 ये वाले बॉन्ड, कितने हो गए, 4 बॉन्ड। तो क्या हो जाएगा, 4 बॉन्ड पेयर। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3। ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, टेट्राहेड्रल। शेप भी क्या, टेट्राहेड्रल, बिकॉज लोन पेयर है ही नहीं। तो अभी देखिए जो एक्स्ट्रा हुए थे ना इलेक्ट्रॉन, जैसे 8 हुए थे ना, तो 1 2 3 4 5 6 तो इधर यूज हो गए। 2 ये हैं भाई जिसके नेगेटिव चार्ज है, एक ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, एक इस वाले ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कंप्लीट हो गए। तो बस बेटा ऐसी चीज़ें होती है, थोड़े बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, बट आपको वो करने हैं। अगर आपको नीट वगैरह क्लियर करना है तो आपको वो चीज़ करनी पड़ेगी, ठीक है ना। नहीं वरना आप नीट क्लियर नहीं कर पाओगे, तभी तो डॉक्टर बनोगे। ऐसे अगर इतना आसान होता तो क्या भाई सभी डॉक्टर नहीं बन जाते। तो इसलिए आपको क्या, अगर जो बंदा एक्स्ट्रा मेहनत कर सकता है, और बेटा ऐसी ही मेहनत करनी होती है। जब आप कोचिंग वगैरह लोगे तो आपको उधर यही चीज़ें सिखाई जाती हैं कि कैसे आप को टाइम कम करना है, किसी भी सवाल में कितना टाइम कम करना है। ऐसे ऐसे ही कंसेप्ट हो जाए। जैसे मैंने आपको बताया था पहले शेप का वो वाला बड़ा तरीका, ठीक है ना, बड़ा तरीका बता दिया जो कि आपको जेके वो उसके लिए आपको करना है। बट आपको ट्रिक भी तो पता होनी चाहिए ना, नीट वगैरह जब वो करोगे तो आपको वो ट्रिक वगैरह भी पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो उधर तो आप इतना बड़ा तरीका नहीं करोगे, उधर आपको छोटे तरीके से करना है। तो आपको उस ऐसे ऐसे चीज़ें आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ आपकी क्लियर हो गई। अभी बात आती है मुद्दे की बात है, ठीक है ना। तो हमारा इस वीडियो का लक्ष्य है वो क्या है, इस वीडियो का हमारा टारगेट क्या है। इस वीडियो का हमारा टारगेट है कि डिटेल्ड सिलेबस की डिस्कशन करना, डिटेल्ड सिलेबस की डिस्कशन करना, और उसके आपको क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस बताना, और बताना कि हाँ कितने डेज लगेंगे, ठीक है ना, कितने डेज लगेंगे। बस इतनी चीज़ बताना है, इतनी चीज़ आपको। बिकॉज आपको जब भी कोई तैयारी स्टार्ट करते हो आप पता होना चाहिए ना, आपको एक टारगेट आपका पता होना चाहिए कितने दिन में ये अचीव हो जाएगा, ठीक है ना। कितने डेज लगेंगे अच्छे से मैं सिंसियरली अगर डेली पढ़ता रहूँ, कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखूँ, पंक्चुअलिटी मेंटेन करके रखूँ, तो मेरा कितने दिन लगेंगे सिलेबस को कंप्लीट करने में। तो बस वही चीज़ मैं इधर इस वीडियो में डिस्कस करना चाहता हूँ। बिकॉज आपको पता होना चाहिए भाई जाना कहाँ पे आपको, ठीक है ना, आपको अपना पाथ पता होना चाहिए। तो ये वाली बात है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि भाई देखिए पहले हमने जो पहले वीडियो में उधर क्या डिस्कस करा था, उधर मैंने आपको बताया था कि आपके फिजिकल है, ऑर्गेनिक है, 70 नंबर का पेपर पैटर्न भी बताया था, 70 नंबर का वो होता है, ठीक है ना।
70 मार्क्स का पेपर होता है, ठीक है ना, जो आपका थ्योरेटिकल पेपर होगा, ठीक है ना, 70 मार्क्स का होता है, जिसमें क्या आपके केमिस्ट्री के सिलेबस में भी है फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, इन चैप्टर्स के मैंने बताया भी था आपको कि हाँ भाई कितने कितने कौन कौन से चैप्टर्स हैं, ये वाली सारी चीज़ बताई थी, बट दोबारा से बता देता हूँ आपको, ठीक है ना। पेपर पैटर्न पहले बता देता हूँ कि भाई सिलेबस कौन से हैं। जो आपके बेटा मैंने क्या बोला था उस दिन भी, जो आपके पहले 5 चैप्टर हैं, ठीक है ना, पहले 5 चैप्टर हैं वो हैं फिजिकल के, ठीक है ना। अगले 4 जो चैप्टर्स हैं 6, 7, 8, 9, 6, 7, 8, 9 ये हैं बेटा इनऑर्गेनिक के चैप्टर, ये आप लिख भी सकते हो, ठीक है ना, ये इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स हैं। देन 9, 10, 11, 12, 9, 10, 11, 12, 9, 10, 11, 12 ये चैप्टर्स किसके हैं, ऑर्गेनिक के हैं। 9, 10, 11, 12 ये क्या है, सॉरी 9, 10 नहीं, 10, 11, 12, 10, 11, 12, 13 ये क्या है, ऑर्गेनिक के चैप्टर्स हैं। और लास्ट 3 जो हैं वो हैं जैसे 14, 15, 16 वो है एप्लीकेशन एरिया, किसका है, ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक जब आपने अच्छे से पढ़ ली देन वो चैप्टर्स फटाक से आपके हो जाने, जल्दी से लड्डू चैप्टर हैं वो, ठीक है ना, आसानी से हो जाने वो, आपको कोई 3-3, 4-4 दिन के चैप्टर्स है वो, ठीक है ना। बट ऑर्गेनिक उसके लिए आपकी क्लियर होनी चाहिए अच्छे तरीके से, ठीक है ना। जब आपकी ऑर्गेनिक क्लियर होगी देन वो एप्लीकेशन एरिया वाले चैप्टर आपने फटाफट कर लेने हैं, उसको भी आप ऑर्गेनिक में समझ सकते हो, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ है। तो मैंने पेपर पैटर्न भी बताया था आपको कि पेपर पैटर्न क्या होता है, 70 मार्क्स का न्यू पैटर्न, ठीक है ना। 70 मार्क्स का पेपर होता है जिसमें 5 नंबर के 3 सवाल आने हैं, कितने हो गए 15। देन 3 नंबर के कितने 12 सवाल आने हैं, कितने हो गए भाई 36। और 2 नंबर के 6 सवाल आने हैं, कितने 12। देन 1 नंबर वाले 7 सवाल आने हैं, तो कितने हो गए 7। टोटल गिन लीजिए कितने हो गए 15 और 36 51, 36 और 15 कितने हो गए 51 और 12 कितने 63 और 7 कितने 70। तो ये वाली चीज़ है, ठीक है ना। तो मैंने 5-5 नंबर वाले चैप्टर्स भी बताए थे आपको। एक कौन सा सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 2, ठीक है ना, इधर से 5 नंबर का सवाल आना है, ठीक है ना, 5 नंबर का पक्का इधर से सवाल आएगा। एक है पी ब्लॉक इधर से 5 नंबर का सवाल आना है, ठीक है ना, पी ब्लॉक ये वाला, ठीक है ना। देन आपका है 13 ऑर्गेनिक 12 चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन एंड द कार्बोक्सिलिक एसिड, इधर से भी 5 नंबर का सवाल आना है। तो बेटा ये 3 चैप्टर्स हैं, इधर से आपके 5-5 नंबर के सवाल आने हैं, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़, बाकी सभी चैप्टर्स में से 3 और 2, 3 2 3 2 बस 3 2 और एक ऑब्जेक्टिव आ सकता है, बस वो वाले इतने मतलब आपको उन सभी चैप्टर्स में क्या होना चाहिए, कंसेप्ट्स की क्लैरिटी चाहिए। बिकॉज बेटा आपका पहले कोई पैटर्न कुछ और था, ठीक है ना। आजकल आपको मैंने पेपर भी दिखाया फिजिक्स का, ठीक है ना। केमिस्ट्री का तो इस बार हुआ नहीं है कि अभी देखिए कि कंसेप्चुअल सवाल पे ज़्यादा फोकस करें, जैसे सीबीएसई वाले वो फोकस करते हैं ना कंसेप्चुअल पे, तो बेटा ये भी कंसेप्ट पे ज़्यादा फोकस करेंगे अब की बार में, ठीक है ना। आई थिंक जैसे मेरे को लग रहा है जैसे, ठीक है ना। तो आपको ऐसा कोई बंदे बोलते हैं कि जेके बोस के साथ एक मिथ जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, मिथ क्या बहम है, ठीक है ना। बंदे बोलते हैं कि हाँ भाई लिखते जाओगे, जितना लिखोगे उतने नंबर मिलेंगे। भाई आर्ट्स का सब्जेक्ट थोड़ी ना है, भाई साइंस का सब्जेक्ट है, ठीक है ना। जितना रेलिवेंट जो चीज़ होगी वो चीज़ आपको पेपर में लिखनी होती है, ठीक है ना। रेलिवेंट जो चीज़ होती है वो आपको पेपर में लिखनी होती है, ऐसा नहीं भाई कुछ भी लिख दिया, ठीक है ना। आपको पता है भाई ऐसे रिएक्शन है, तो रिएक्शन भाई रिएक्शन ही तो है, उसमें आप क्या गप लगाओगे तो क्या नंबर देगा कोई बंदा आपको, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ है, रेलिवेंट चीज़ें हैं वो लिखिए, जितनी है उतनी ही लिखिए, ठीक है ना। ज़्यादा कोई उसमें थ्योरेटिकल, जैसे आपको जैसे टीचर्स कैसे पढ़ाते हैं, टीचर्स आपको पढ़ाते हैं कि भाई साइंस के सब्जेक्ट्स को भी आर्ट्स के तरीके से पढ़ाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि उधर लिखवाते जाते हैं पता नहीं क्या क्या, जैसे आर्ट्स का सब्जेक्ट पढ़ रहे हो भाई, साइंस के सब्जेक्ट को पहले समझना होता है, ठीक है ना। आर्ट्स आर्ट्स की तरह नहीं लेना उसको, ठीक है ना। जैसे आपने अभी तक पढ़ते आए हो, तो अभी तक आई थिंक मतलब 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं अभी तक आप पढ़ते आए, तो आप क्या करते हो भाई, सिर्फ लिखते आते हो, ठीक है ना। आपको क्या टीचर क्या करता है, लिखवाता जाता है कि हाँ भाई, वो बोलता है डिक्टेट करता जाता है, थोड़ा बहुत समझा देता है, ठीक है ना। वो डिक्टेट करता जाता है, ठीक है ना, डिक्टेट करता जाता है और आप लोग लिखते जाते हो। भाई ये आर्ट्स का तरीका है, साइंस ऐसी नहीं पढ़ी जाती, ठीक है ना। साइंस में क्या चीज़ करनी होती है, साइंस में चीज़ आपको अंडरस्टैंड करनी होती है, ठीक है ना, समझनी होती है चीज़। इधर तो हमारा तरीका वही रहेगा, ज़्यादा फोकस हमारा रहेगा अंडरस्टैंडिंग पे, ठीक है ना, अंडरस्टैंडिंग पे। जब आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई तो बेटा आप क्वेश्चंस अपने आप कर लोगे, ठीक है ना। तो बस हमारा फोकस यही है, अंडरस्टैंडिंग, ठीक है ना। किसी भी टॉपिक की हम डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग हम लेंगे, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ है।
तो ये वाली अभी ये वाला मिथ जो है इसको भूल जाओ भाई, पैटर्न आपका चेंज हो चुका है, ठीक है ना। पैटर्न आपका चेंज हो चुका है, पहले कुछ और पैटर्न था, अभी कुछ और पैटर्न है। तो आपको क्या कंसेप्ट की तरफ ज़्यादा फोकस करना है कि भाई जैसे सॉल्यूशन है, ठीक है ना, पी ब्लॉक है, और ये वाला एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड है। बेटा इधर से सवाल जैसे है भी, बड़े बड़े चैप्टर्स है, बड़े बड़े क्वेश्चन है, तो उधर से आपका आपको ज़्यादा वो नहीं करना है। आपको क्या बन जाते हैं वो 5-5 नंबर के सवाल। 5-5 नंबर के सवाल में मतलब आपको करना क्या होता है, कोई कम से कम 3 पेज लिख दिए, ठीक है ना, 3 पेज लिख दिए। 5-5 नंबर का जो सवाल होगा उसमें कम से कम 3 पेज लिख दिए, 3 से ज़्यादा नहीं लिखने हैं भाई। बाकी क्वेश्चंस भी तो करने हैं, इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं, खुद देखिए कितने क्वेश्चंस है, 12 और 6 18 और 3 21 क्वेश्चंस वो होते हैं जो आपको लिखने हैं, और बाकी ऑब्जेक्टिव होते हैं 7, ठीक है ना, उनके लिए कोई 5-7 मिनट रखो, ठीक है ना। तो इतना 3 घंटे में इतना कुछ करना होता है, ठीक है ना। तो आपको थोड़ा टाइम को यूटिलाइज़ करना आ जाना चाहिए, ठीक है ना। तो आपको क्या करना होता है, आपको बेटा क्या करना है कि कंसेप्ट्स की तरफ ज़्यादा फोकस करना है, कंसेप्ट्स की तरफ ज़्यादा फोकस करना है, और क्या करना है, एक टॉपिक को अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ है। तो आप आर्ट्स की तरीके से नहीं पढ़ना, आपको एक चीज़ की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करी देन आपकी चीज़ आसानी से हो जाएगी, ठीक है ना। और मैं आपको बता रहा था जैसे 5 नंबर का कोई सवाल होगा, ठीक है ना, 5 नंबर का कोई सवाल होगा तो उसके कम से कम आपको 3 पेजेस चाहिए, ठीक है ना, 3 पेजेस। 3 नंबर का सवाल होगा तो कोई 1.5 या 1.5 पेज, 1.5 और 2 पेज, ठीक है ना, 1.5 और 2 पेज, ठीक है ना। 3 नंबर के सवाल के लिए 1.5 या 2 पेज, ठीक है ना, ज़्यादा नहीं लिखना है बेटा, 1.5 तक पेज, ठीक है ना, 1.5 पेज या 2 पेज, ठीक है ना, 3 नंबर के सवाल के लिए। 2 नंबर के सवाल के लिए बेटा आपको कितना, आधा पेज चाहिए या एक, आधा और एक मतलब 75%, ठीक है ना। 75% आप लिख लीजिए, एक पेज का 75% आप कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ है। तो एक नंबर के लिए आप डेफिनेशन दे दीजिए 2-3 लाइनों की, बस हो गया भाई, इतना थोड़ी ना लिखना है, बस यही चीज़ आपका अप्रोच होती है, ठीक है ना। ऐसा नहीं भाई एक क्वेश्चन में लगे रहे भाई, पता नहीं इतने से उधर हो गए, होते गए और क्या पीछे से पता लगा कि हाँ भाई एक क्वेश्चन 5 पेज का लिख दिया और बाकी क्वेश्चन हुए ही नहीं, अटैम्प्ट ही नहीं हुआ, ठीक है ना। तो वो फ़ायदा थोड़ी ना होता है। तो आपको 5 नंबर के लिए कम से कम 3 पेज लिखने हैं, और 3 के लिए मैंने बता दिया 1.5 या 2 पेज, ठीक है ना, 1.5 और 2 पेज। देन आपका 2 नंबर का होगा जो, उसके लिए आपको क्या, आधा या 1 पेज, बस इतनी सी करनी है। और 1 नंबर का जो सवाल होगा तो उसके लिए 2-3 लाइनों की डेफिनेशन या जो कि वो होगा तो आपको ऐसे कर देना है, तो ठीक है ना। हाँ जी, और बेटा मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए अभी वो चीज़ भी बाद में बताता हूँ, ठीक है ना। जैसे भाई फर्स्ट चैप्टर जो है आपका, फर्स्ट चैप्टर जो है सॉलिड स्टेट भाई, इस चैप्टर में क्या होता है, ठीक है ना। अभी देखिए सॉलिड स्टेट है, मैंने बताया जब आपको केमिस्ट्री की वो डेफिनेशन बता रहा था तो मैंने क्या बोला था, आप मैटर की स्ट्रक्चर, कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हो, ठीक है ना, स्ट्रक्चर, कंपोजिशन और उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हो। तो प्रॉपर्टीज़ किसकी, मैटर की। तो क्या होता है, मैटर क्या होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है ना, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड होता है, लिक्विड और गैस होता है। लिक्विड और गैस के बारे में आपने 11th में पढ़ लिया था, ठीक है ना। तो अभी बात आ गई सॉलिड स्टेट की। तो सॉलिड स्टेट को बेटा क्यों पढ़ना है, सॉलिड स्टेट को क्यों पढ़ना है, ठीक है ना। सॉलिड स्टेट जो आपकी ये सॉलिड स्टेट है, सॉलिड आपको पता है क्या होता है, जिसके फिक्स्ड क्या होता है, जो आपने चीज़ पढ़ी हुई है, ठीक है ना। कंप्रेसिबिलिटी उसकी क्या होती है, कम होती है, तो ये वाली चीज़ आप उसको कंप्रेस नहीं कर सकते। डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। छोटी मोटी प्रॉपर्टीज़ हैं, बट इधर हम दूसरे तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है ना, बॉन्डिंग के तरीके से। पहले हम सॉलिड्स को क्लासीफाई करेंगे, बट मैं आपको बताता हूँ कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। सॉलिड स्टेट को आप पढ़ते क्यों, फिजिकल सिग्निफिकेंस मैंने बोला था ना कि हाँ भाई फिजिकल सिग्निफिकेंस आपको बतानी है। फिजिकल सिग्निफिकेंस इस चैप्टर की ये है कि बेटा आपके जितने भी वो होते हैं, जैसे आप तारे यूज़ करते हो ना, जैसे आपके घर की वायरिंग होगी, उधर क्या, कौन सी वायर्स यूज़ करते हो, कॉपर की वायर्स यूज़ करते हो, ठीक है ना। तो वो क्या इलेक्ट्रिसिटी
इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रही हैं, ठीक है ना। तो ये किसकी प्रॉपर्टी है, ये सॉलिड की प्रॉपर्टी है, तो इसके बारे में ही पता करना है। एप्लीकेशंस बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना। चलिए सॉलिड्स की पहले आपको बेसिक्स उसके क्लियर करनी है, ठीक है ना। बेसिक्स पता नहीं होंगे तो आप भाई एडवांस कंसेप्ट्स की तरफ नहीं जाओगे। जैसे भाई किसी को एटम का ही नहीं पता है भाई एटम क्या चीज़ है, तो वो इलेक्ट्रॉन का उसको क्या पता होगा, ठीक है ना। पहले इलेक्ट्रॉन को थोड़ी ना पता होना है, पहले एटम का पता होना चाहिए भाई। पहले इतनी बड़ी चीज़ का पता चलेगा, फिर ही तो छोटी चीज़ का पता लगेगा। तो ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो भाई अभी देखिए ऐसी चीज़ है, आपको क्या पहले एटम का पता होना चाहिए, देन आपको इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का पता लगेगा। ऐसी ही चीज़ इधर है, जैसे सॉलिड है, इसमें कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं, ठीक है ना। बेसिक कंसेप्ट्स का पता होना चाहिए। देन आपकी जो प्रॉपर्टीज़ है, जैसे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ हैं आपकी, जैसे आप वायरिंग वगैरह यूज़ करते हो, ठीक है ना। वायरिंग वगैरह होती है, ठीक है ना। तो कंडक्टर्स होते हैं वो, ठीक है ना। तो कंडक्टर्स वो क्या है, सॉलिड्स हैं, ठीक है ना। और सॉलिड्स हो गए, जैसे अभी इंसुलेटर्स भी होते हैं सॉलिड्स, इंसुलेटर्स होते हैं सॉलिड्स। जैसे अभी आपने उसके ऊपर वो प्लास्टिक की वो लगाई होती है, ठीक है ना। वो क्या बोलते हैं, प्लास्टिक लगाया होता है, एक वायर होती है, वायर के ऊपर नहीं लगाया होता है, जैसे आपने वो देखे होता है प्लास्टिक का कुछ लगा होता है, ठीक है ना। पता नहीं प्लास्टिक ही होता है शायद, ठीक है ना। वो क्या इंसुलेटर है, जैसे रबर, ये क्या इंसुलेटर्स है क्या, सॉलिड्स। इनको भी आप इधर पढ़ते हो, सॉलिड्स को पढ़ते हो भाई, ठीक है ना। सॉलिड्स को जैसे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है ना। कंडक्टर्स हो गए, कंडक्टर्स को पढ़ते हो, इंसुलेटर्स को पढ़ते हो। देन सेमीकंडक्टर्स को पढ़ते हो भाई। सेमीकंडक्टर्स कितने ज़रूरी हैं भाई, फिजिक्स में पूरा चैप्टर्स है आपका, ठीक है ना, 12th का एक सेमीकंडक्टर्स। इनसे रिलेटेड आपने पूरा पढ़ना है भाई। सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, अभी तक आपने इतना ही पढ़ा होगा इधर कि जिनकी क्या कंडक्टिविटी किसके बीच में आती है, ना ही कंडक्टर के बराबर होती है और ना ही इंसुलेटर से ज़्यादा होती है, और कंडक्टर से क्या होती है, कम होती है। बीच के जो है सेमीकंडक्टर्स, ठीक है ना बेटा, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सेमीकंडक्टर। जितने भी आजकल आप अपना फ़ोन यूज़ कर रहे हो, ठीक है ना, फ़ोन, उधर जो मदरबोर्ड है, ठीक है ना, जैसे आपने वो पढ़ा कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, ये वाली चीज़ पढ़ी ना। तो उधर सिलिकॉन क्या है बेटा, एक सेमीकंडक्टर्स है। जितने भी मैंने क्या बोला था, फोन बोल रहा था आपको, और अंदर जो इसका बोर्ड होता है, मदर बोर्ड होता है, ठीक है ना। मदर बोर्ड होता है, वो किसका बना होता है भाई, कौन सा मटेरियल है वो कंडक्टर थोड़ी ना है कि भाई कॉपर की वायर लगा दी उधर, कॉपर की वायर लगा दी होती उधर, तो बेटा आपको पता है क्या हो जाता, करंट लगती भाई। फ़ोन चलाते तो करंट लगती, करंट थोड़ी ना लगती है, उसकी कंडक्टिविटी क्या है बेटा, कम है। उधर इलेक्ट्रॉन इतने तेज़ी से भाग नहीं पाते हैं, ठीक है ना, थोड़ा आराम से भागते हैं, तो बेटा उनकी कंडक्टिविटी आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है ना। तो वही क्या है, सेमीकंडक्टर्स। जितने भी आप फ़ोन्स वगैरह यूज़ करते हो, ठीक है ना, जितने भी मेमोरी कार्ड वगैरह, ये सारे के सारे भाई मटेरियल्स जो हैं, जितने भी सारे मटेरियल्स हैं ना, ये सारे के सारे क्या है, सेमीकंडक्टर्स। कंप्यूटर्स वगैरह, लैपटॉप्स वगैरह, उधर जितनी भी चिप्स होती हैं अंदर, सारी की सारी वो किसकी बनी होती हैं भाई, सेमीकंडक्टर की बनी होती है, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ आपको याद रखनी है। जो इस चैप्टर का पता लगा ना कितनी सिग्निफिकेंस है भाई सॉलिड स्टेट की, जैसे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज का पता लगता है, ठीक है ना, इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज़ का पता लगता है, सेमीकंडक्टिंग प्रॉपर्टीज़ का पता लगता है, और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ एक और होती है, ठीक है ना, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ का भी पता लगता है, ठीक है ना। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ जैसे भाई आप केमिस्ट्री में मटेरियल पढ़ते हो, जैसे आपको बोले कोई मैग्नेट कौन सा होता है, आपको तो यही याद आता होगा, यहाँ भाई आयरन मैग्नेटिक है, ठीक है ना, आयरन होता है, निकल होता है। तो बेटा ये क्या सॉलिड्स हैं, ये सॉलिड्स है ना, ये क्या कर रहे हैं, ये क्या है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं ना। चुंबक को ले आओ भाई इसके पास, तो वो करता है ना कंडक्टिविटी शो, तो बस भाई ये वही है, ठीक है ना। तो यही चीज़ है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ भी बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जैसे अगर आपका टीवी वगैरह है, जैसे एलसीडी एलईडी वगैरह जो होती हैं, ठीक है ना, एलसीडी एलईडी, इधर भी अंदर क्या होती है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती है। इधर कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं अंदर, उनमें क्या मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती है, जैसे रेडियो वगैरह होता है, ठीक है ना, रेडियो वगैरह, उधर भी क्या होता है, अंदर जो चीज़ें होती है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती है। तो ये भाई इसकी सिग्निफिकेंस है, ठीक है ना। तो ये वाला चैप्टर है, ठीक है ना। सिग्निफिकेंस तो पता लग गई ना, क्यों पढ़ना है, पता लगा ना भाई क्यों पढ़ना है। तो भाई इसको लगते हैं 10 दिन, तो कम से कम 10 दिन लग जाएंगे टेस्ट टूस्ट लेके, ठीक है ना, 10 दिन लग जाएंगे चैप्टर को ख़त्म करने में, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ भाई। फिर आगे सॉल्यूशन, ये वाला वो नहीं है कि हाँ भाई आंसर हो गया और उसका सॉल्यूशन है। ये सॉल्यूशन वो है भाई जो आप क्या करते हो, एक आपने समझो वो बना लिया, जैसे आप केमिस्ट्री में आपको पता है केमिकल्स होते हैं ना, जैसे नमक होगा, जैसे आपको HCl पता होगा, ना, क्या है, एसिड है, अभी पता नहीं पता है नहीं पता है, ठीक है ना। उसको क्या करते हो आप, HCl है, ठीक है ना, HCl है, उसको आपने पानी में डाला होता है, ठीक है ना, इस एसिड को आपने पानी में डाला होता है, ठीक है ना। तो भाई वो उसका क्या है, सॉल्यूशन बना हुआ है, सॉल्यूशन,
ठीक है ना। सॉल्यूशन फॉर्म में केमिस्ट्री में जब भी आप वो करते हो ना, जैसे सॉल्ट एनालिसिस आपने पक्का करी होगी आई थिंक, कि सॉल्ट का पता करते हो, जैसे NaCl होगा, इसमें सोडियम है, सोडियम आयन है और क्लोरीन आयन है, ठीक है ना। तो उसको आप किस में डाल दोगे, पानी में डालोगे, तो पानी में डालोगे ना तो वो उसका क्या, वो जो चीज़ बन जाती है उसको क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। तो बेटा इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, जब भी आप लैब में जाओगे तो बेटा आपको क्या, जितने भी केमिकल्स होते हैं ना उनका मैक्सिमम केसेस में क्या करता है होता है, सॉल्यूशन बनाना पड़ता है आपको, उसको पानी में पिघलाना पड़ता है, ठीक है ना, पानी में डालना पड़ता है, और फिर आप एक्सपेरिमेंट करते हो, फिर अलग अलग चीज़ों को मिक्स करते हो, ठीक है ना। जैसे एसिड को भी H2SO4, जैसे HCl हो गया, सल्फ्यूरिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, ठीक है ना, ये सारी की सारी चीज़ों का आप क्या बनाते हो, सॉल्यूशन बनाते हो, ठीक है ना। तो आपको इस चैप्टर का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। और जैसे आपको पता है कोल्ड ड्रिंक जो होती है, आपकी कोल्ड ड्रिंक होती है, उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भरी होती है। तो कैसे आप भाई देखो, आपने सॉलिड को तो लिक्विड में डिसॉल्व कर लिया, ठीक है ना, जैसे सॉल्यूशन बना लिया, नमक को पानी में डाल दिया, ये तो आपको पता है भाई। आपको पता है गैस को भी आप पानी में मिक्स कर सकते हो, पिघला सकते हो, ठीक है ना, सॉल्यूबल कर सकते हो, उसको सॉल्यूबलाइज कर सकते हो, ठीक है ना, गैस को भी उसमें। तो वो सारी की सारी चीज़ें कहाँ पे पढ़नी है, हमने इस चैप्टर में पढ़नी है। आपको पता है ना, जैसे फिशिस, वो जो ऑक्सीजन होती है जो पानी में वो लेती हैं, ठीक है ना, अपने गिल्स के ज़रिए, गिल्स जैसे हमारे लंग्स होते हैं, हम एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है ना, वो क्या पानी से ऑक्सीजन लेते हैं, पानी में भी क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। तो भाई देखिए अभी वो सॉल्यूबल है ना, किसमें, लिक्विड में सॉल्यूबल है, गैस भी सॉल्यूबल है भाई, सॉलिड भी सॉल्यूबल है, ठीक है, कोई सॉलिड सॉल्यूबल होता है लिक्विड में, कोई नहीं होता। तो ये वाली चीज़ है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम सॉल्यूशंस में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इस चैप्टर को भी लगा लो कोई भाई 10 दिन लगते हैं, ठीक है ना, 10 डेज। तो भाई देखिए कितनी इंपॉर्टेंट, जब भी आप केमिस्ट्री में लैब में जाओगे तो बेटा आपको सॉल्यूशन बनाना ही पड़ेगा, सॉल्यूशन के वगैरह आपका चारा ही नहीं है, ठीक है ना। तो भाई जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नाम से ही पता लग रहा है, इलेक्ट्रिसिटी और केमिस्ट्री मीन्स केमिकल रिएक्शंस, ठीक है ना, केमिकल रिएक्शंस, और इलेक्ट्रिसिटी मीन्स इलेक्ट्रिसिटी भाई जो आपकी बिजली चल रही है, ठीक है ना। तो अभी देखिए जब बिजली नहीं थी तब इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से बनती थी भाई, तब मतलब ऐसा समझ लीजिए कि कोई भाई बैटरी होती है, जैसे आपका सेल होता है जो आप रेडियो में डालते हो, ठीक है ना, रेडियो में डालते हो ना, उधर क्या अंदर क्या होता है, कुछ भाई केमिकल्स पड़े होते हैं, ठीक है ना, केमिकल्स पड़े होते हैं। तो भाई उधर अंदर क्या होती है, रिएक्शंस होती है, केमिकल रिएक्शंस। तो भाई उधर से करंट क्या निकलने लग पड़ती है, तब भी आपका रेडियो वगैरह क्या करना, चलने लग पड़ता है। तो वही केमिकल रिएक्शन से क्या हो गई, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गई, ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गई। और जैसे आपकी वो बैटरी होती है, ठीक है ना, इन्वर्टर की बैटरी होती है। इन्वर्टर में बेटा, इन्वर्टर का क्या काम है, देखिए भाई क्या होता है, इन्वर्टर में क्या होता है, जब लाइट चली जाती है तो अंदर उसके क्या होती हैं, लाइट चली जाती है तो क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस होती है ना, केमिकल रिएक्शन से आपको क्या मिल रही होती है, इलेक्ट्रिसिटी मिल रही होती है। तो वही ये कितना है, ये सारी बैटरीज आपने इधर पढ़नी है भाई, इन्वर्टर की बैटरी, ठीक है ना। और फिर क्या होता है भाई, जैसे जब लाइट होती है तो आप क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से जो केमिकल रिएक्शंस उधर हो रही थी, तो इलेक्ट्रिसिटी से आप क्या करते हो, केमिकल रिएक्शंस। बस यही वाली चीज़ें आपने चैप्टर में पढ़नी है। जैसे बैटरीज, जितने भी किस्म की बैटरीज होगी, जैसे आप इन्वर्टर में यूज़ करते हो, ठीक है ना, गाड़ियों में बैटरीज यूज़ करते हो, ठीक है ना। आजकल तो भाई जैसे वो गाड़ियाँ आ रही हैं, ठीक है ना, बैटरीज वाली गाड़ियाँ आ रही हैं, तो उधर भाई यही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यूज़ होती है, और कुछ भी यूज़ नहीं हो रहा उधर भाई, यही जो टेक्नोलॉजी है यही चीज़ यूज़ हो रही है, ठीक है ना। और जो पुरानी गाड़ियाँ हैं उधर भी तो जैसे बैटरी होती है ना भाई, बैटरी से ही तो सारा काम होता है, वायरिंग वगैरह उधर से ही होती है। तो उधर भी क्या होता है, अंदर बहुत सारे खतरनाक केमिकल्स होते हैं, ठीक है ना, केमिकल्स होते हैं, उनसे क्या होता है, ये उनमें रिएक्शंस होती हैं, और बाद में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। तो भाई इधर क्या, इलेक्ट्रिसिटी से केमिकल रिएक्शन आपने करवा देनी है, और या तो केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवानी है, ठीक है ना। ये वाली चीज़ हो गई, तो ये वाली चीज़ हो गई। देन इसमें आप एक और चीज़ पढ़ते हो, जैसे पढ़ते हो कोरोजन हो गया। जैसे आपको पता है भाई पुल होता है ना, उसमें क्या हो जाता है भाई, एक समय के बाद वो क्या हो जाता है, कोरोजन हो जाता है, उसकी कोरोजन हो जाती है। मतलब क्या होता है, आपने चीज़ पढ़ी हुई है भाई 11th 9th 10th में, ठीक है ना, 10th में पढ़ी हुई है, कोरोजन होता है। उसमें क्या हो जाता है भाई, जंग लग जाती है, वो क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है। तो बस भाई इसके कोरोजन के बारे में ये आपने इस चैप्टर में भी पढ़ना है, ठीक है ना। ये वाली चीज़ इधर लिखी हुई है, कोरोजन लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो इसके बारे में भी आपने इस चैप्टर में पढ़ना है, कोरोजन के बारे में, ठीक है ना, डिटेल में पढ़ना है कि हाँ भाई कोरोजन कैसे होता है, उसको आप कैसे रोक सकते हो। जैसे पेंट वगैरह आपने पढ़ा होगा, पेंट वगैरह कर सकते हो। जैसे आपके घर में जो लोहे के वो बारियाँ होती हैं, ठीक है ना, तरताने होते हैं, तो उधर क्या करते हो आप, उधर पेंट वगैरह यूज़ करते हो ना। तो बस ऐसी चीज़ है, यही सारी चीज़ें आपने इस चैप्टर में पढ़नी है, ठीक है ना। ये मैं आपको फिजिकल सिग्निफिकेंस बता रहा हूँ, ठीक है ना। इसको भी कितने लगते हैं, कोई 10 दिन लग जाते हैं, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ हो गई।
तो बेटा मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी, केमिकल काइनेटिक्स। भाई जैसे केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है ना, केमिकल रिएक्शंस हो रही है, ठीक है ना, केमिकल रिएक्शन हो रही है तो बेटा उसकी केमिकल रिएक्शंस का पता करना, उसकी स्पीड का पता करना, केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल्स मीन्स केमिकल रिएक्शंस और काइनेटिक्स मीन्स स्पीड। जैसे आपने 11th में जितने भी चैप्टर्स पढ़े सारे के सारे उससे डील करे। जैसे मोशन हो गया, न्यूटन्स लॉस ऑफ द मोशन, फोर्स के बारे में पढ़ा, ठीक है ना, कोरोइलस फोर्स, जैसे सेंट्रीपिटल फोर्स, फ्यूगल फोर्स, ठीक है ना, सारी की सारी चीज़ें आपने, एक्सेलरेशन पढ़ी, वेलोसिटी पढ़ी, ये सारी की सारी चीज़ें पढ़ी, रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ी, एवरेज वेलोसिटी पढ़ी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़ी। वैसी ही सारी की सारी चीज़ें आपने, जो आपकी केमिकल रिएक्शंस जब होती है, वही रिएक्शन आप करवा रहे हो, तो ऐसी रिएक्शन भी तो नहीं, ऐसी रिएक्शंस करवानी है आपको, रिएक्शंस करवानी होती है, ठीक है ना। एक तो रिएक्शंस फटाफट हो जाती हैं, क्विकली हो जाती हैं, बहुत जल्दी हो जाती हैं, ठीक है ना, उन रिएक्शन को भी आप इतने आसानी से नहीं कर सकते। एक तो रिएक्शन होती है बहुत दिन लग जाते हैं, ठीक है ना, बहुत सदियाँ लग जाती हैं, सालों लग जाते हैं, जैसे कोरोजन, ठीक है ना। ऐसा थोड़ी ना आज वही पुल बना दिया कल ख़राब हो जाए, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो भाई इस रिएक्शन को स्टडी करना हो तो आप कर पाओगे भाई, एक तो इतना सदियाँ लग रही हैं उस रिएक्शन को, भाई आप मर भी जाओगे तो आप रिएक्शन कंप्लीट हो नहीं पाएगी, ठीक है ना। तो एक जो बहुत क्विकली हो गया, आप देख रहे हो भाई, पहले से आप देखने से पहले ही रिएक्शन होगी, तो ऐसी चीज़ कभी पॉसिबल हो सकती है। तो आप क्या करते हो, ऐसी रिएक्शन होती हैं जो कि ना ही ज़्यादा फास्ट होती हैं और ना ही ज़्यादा स्लो होती हैं, उन रिएक्शंस को आप स्टडी करते हो इसमें केमिकल काइनेटिक्स में। तो ये वाली चीज़ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, डिटेल में हम पढ़ेंगे इसको, सब कुछ पता लग जाएगा आपको, ठीक है ना। इसको ये 10 दिन लगते हैं, ठीक है ना, 10 दिन लगते हैं चैप्टर्स को पढ़ने में, ठीक है ना। देन सरफेस केमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री भी बेटा बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, ठीक है ना। सरफेस केमिस्ट्री जो रिएक्शंस आपके सरफेसेस वगैरह में होती हैं, एक इधर एब्जॉर्ब होता है, ठीक है ना, कोई चीज़ एब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है ना, इधर आपके सरफेस पे एक होती है एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब होती है मतलब अंदर चले जाना, भाई आपके अंदर चले जाना, ठीक है ना। जैसे इसको बाद में बताता हूँ मैं आपको, इसकी जैसे इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस होगी, जैसे कोलॉइड्स, कोलॉइड्स आपने पढ़ा होगा, जैसे भाई टिंडल इफेक्ट देखा होगा, टिंडल इफेक्ट आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा 10वीं में, ठीक है ना। तो भाई इधर में पढ़ना है, ठीक है ना, कोलॉइड्स में, कोलॉइड्स की प्रॉपर्टी क्या होती है भाई, टिंडल इफेक्ट, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ आपकी इलेक्ट्रोफोरेसिस होती है, ठीक है ना। एक आपने पेंट्स वगैरह पढ़ा होगा, ठीक है ना, इमल्शन, जैसे आपने मिल्क पढ़ा होगा, मिल्क में क्या होता है भाई, पानी होता है, ठीक है ना, वाटर होता है और ऑयल होता है, ठीक है ना, वाटर होता है और ऑयल होता है। बटर पड़ा है, बटर, ठीक है ना, वो भी क्या है, एक तरह का ऐसे ये सारी की सारी आपने चीज़ें पढ़नी है, ठीक है ना। इमल्शन होते हैं, जैसे पेंट वगैरह होती है ना, जैसे कभी भी आपके घर में पेंट हो रहा होगा ना, तो उधर देखने एक चीज़ लिखा होता है इमल्शन, जैसे लिक्विड जैसी कोई चीज़ होती है। तो उन सभी के चीज़ें, उन सभी से सभी को आपने चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है ना, पूरे डिटेल में, ठीक है ना। इसको भी 10 दिन लग जाते हैं। तो बेटा जितने फिजिकल के चैप्टर्स हैं ना, 5 चैप्टर्स हैं और ये बहुत ही ज़्यादा आसान चैप्टर्स हैं, सबसे केमिस्ट्री के सबसे ज़्यादा आसान चैप्टर्स हैं ये वाले, ठीक है ना। इसको लगते हैं कितने दिन लगेंगे भाई, इसको दिन लगेंगे, 5 चैप्टर्स हो गए ना, कोई मतलब 50 दिन, ठीक है ना, 50 दिन अच्छे से पढ़ना है हमने, डिटेल में पूरे पढ़ेंगे तो 50 दिन लग जाने हैं, ठीक है ना। देन हो गए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, भाई ये वाली चीज़ तो आपने पढ़ ली है, ठीक है, जनरल प्रिंसिपल एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ द एलिमेंट्स, भाई 10वीं में चैप्टर पढ़ा था, ठीक है ना, एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट्स। उसमें आपने क्या करा था, क्रशिंग एंड द फर्स्ट स्टेप में क्या करा था, क्रशिंग एंड द ग्राइंडिंग ऑफ द ओर, ठीक है ना। आपने नेचर में कोई मटेरियल पढ़ा होगा, पहले आप उसको क्या करते हो, कोई मटेरियल पढ़ा होगा, ऐसे थोड़ी ना इतना गंदा मटेरियल होगा उसको उठा के आपने भाई उधर से गोल्ड ले लेना, ठीक है ना। ऐसा होता है कि आपको क्या करना पड़ता है, एक ओर होती है, ठीक है ना, जहाँ से आप प्रॉफिटेबली मेटल को क्या कर सकते हो, एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। एक ओर होती है, उसको आप क्या करते हो, क्रश करते हो, तोड़ते हो भाई, तोड़ते हो और पीसते हो, ठीक है ना। क्रशिंग एंड द ग्राइंडिंग, फिर क्या करते हैं, कंसनट्रेशन ऑफ द ओर, कंसनट्रेशन ऑफ ओर पढ़ी थी। देन आपने थर्ड स्टेप में क्या पढ़ा था भाई, आप मेटल ऑक्साइड से मेटल बनाते थे, ठीक है ना, मेटल ऑक्साइड से मेटल बनाते थे। पहले क्या करते थे भाई, कंसनट्रेशन ऑफ ओर से मेटल ऑक्साइड बनाते थे, ठीक है ना। कंसनट्रेशन और कंसनट्रेटेड जो ओर होती थी आपकी, उधर से क्या मेटल ऑक्साइड बनाते थे, और मेटल ऑक्साइड से क्या बनाते थे, मेटल बनाते थे। और लास्ट में आप क्या करते थे, फोर्थ स्टेप में रिफाइनिंग ऑफ द मेटल्स, मेटल को पूरे प्योर फॉर्म में कर देना। तो ये वाली चीज़ भाई, अभी देखिए इतने सारे मेटल्स है, जैसे आपका कॉपर हो गया भाई, हर एक जगह पे यूज़ हो रहा है। कॉपर की वायरिंग भाई देख लीजिए कितनी ज़रूरी है, ठीक है ना। ब्रास, ब्रॉन्ज, कॉपर, जिंक, ये अलॉयज़ वगैरह होते हैं भाई, कितना ज़रूरी है भाई। आयरन भाई, हर एक जगह पे आयरन है, जहाँ मर्जी देख लीजिए भाई, जितनी मर्जी हर एक जगह भाई देख लीजिए भाई, हर एक जगह पे क्या है, आयरन है, ठीक है ना। एलुमिनियम, एलुमिनियम भाई, जैसे जितने भी, जैसे आपको पता है एरोप्लेन्स वगैरह जो होते हैं उधर एरोप्लेन उससे बनते हैं, एलुमिनियम की फॉइल होगी भाई, कितना ज़्यादा यूज़ है भाई, हर एक इन मेटल्स का इतना ज़्यादा यूज़ है भाई, हर एक जगह पे ये दिखती हैं। जब हम इन चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से पता लग जाना है। तो ये चैप्टर लग जाएंगे कोई 7 दिन, ठीक है ना, ये वाली चीज़। देन हो गया पी ब्लॉक, पी ब्लॉक बेटा आधी हमने चीज़ें पढ़ भी ली हैं, इधर देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप 15 की पढ़ ली,
ग्रुप 16 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ ली, ग्रुप 17 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ ली, ग्रुप 18 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ ली। भाई कितनी चीज़ें पढ़ ली, पढ़ी या कि नहीं पढ़ी? एक ऐसी चीज़ें कंप्लीट होती हैं, ठीक है ना, ऐसे ही सिलेबस कंप्लीट होता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खत्म कर ली, ठीक है ना। देन आपने क्या बोला, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स और ज़ीनॉन के कंपाउंड्स। ये भाई ये देखिए, ये टॉपिक है इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। भाई ये आराम से हो गया, हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। जैसे फिर हो गया ग्रुप 18, इधर होता है एक ज़ीनॉन के कंपाउंड्स। भाई वो भी हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। देखिए भाई ऐसे ऐसे हमारा चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी और हमें पता भी नहीं लगेगा, ठीक है ना। भाई अभी देखिए इसको क्यों पढ़ना है, इन एलिमेंट्स को क्यों पढ़ना है। जैसे भाई मैंने बता दिया कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप पढ़ते हो क्या, एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हो, ठीक है ना, एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हो भाई। तो भाई जैसे नाइट्रोजन हो गया, नाइट्रोजन भाई कितना ज़रूरी है भाई, फर्टिलाइजर्स बनते हैं भाई, अमोनिया होता है, ठीक है ना। जैसे आपने अमोनियम सल्फेट वगैरह ऐसे चीज़ें सुनी होंगी, अमोनियम सल्फेट वगैरह ये सारी चीज़ें आपने सुनी होंगी, ठीक है ना। अमोनियम सल्फेट, कॉपर, ये सारी चीज़ें, कॉपर सल्फेट वगैरह, ठीक है ना, ये सारी की सारी चीज़ें आपने, जैसे अमोनियम, ग्रुप 15 की बात कर रहा हूँ, जैसे अमोनियम, ठीक है ना। अमोनिया भाई इससे फर्टिलाइज़र बनता है। भाई अगर मेरे को बात बताओ, जब हरित क्रांति आई थी, ठीक है ना, ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, तो भाई अगर फर्टिलाइजर्स नहीं आते तो हमारा देश देखिए पॉपुलेशन कितनी बढ़ती जा रही थी, धमाका हो रहा था पॉपुलेशन का, आपको पता है पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन हो रहा था। तो भाई देखिए अगर उनको खाना भी तो खाना था भाई, पहले हम बहुत ज़्यादा गरीब होते थे, ठीक है ना। जैसे ही हरित क्रांति आई ना, तो हम खाने के मामले में इतने अमीर हो गए। तो वो किसकी वजह से भाई, यही टेक्नोलॉजी, फर्टिलाइजर्स बने, फर्टिलाइजर्स आए तो उधर से क्या हो गया, हमें मतलब इतनी पैदावार होने लगी फसल की, तो भाई हमने पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। हम हर एक चीज़ में आजकल मतलब जैसे ये हमें भाई इसकी कोई कमी नहीं है, खाने अनाज की कोई कमी नहीं है हमारे देश में। वो किसकी वजह से भाई, इसकी वजह से, अमोनिया की वजह से। जैसे फर्टिलाइजर्स वगैरह इधर यूज़ करते हो, फॉस्फोरस वगैरह, ये भी फर्टिलाइजर्स वगैरह होते हैं। फॉस्फीन गैस बेटा, ये बहुत ज़्यादा चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। नाइट्रोजन गैस भाई स्टोर करने के काम आता है, ठीक है ना। जैसे चिप्स वगैरह होती है, उधर अंदर नाइट्रोजन गैस डाली होती है, ठीक है ना, ताकि वो उधर डैमेज ना हो जाए। आपने रेंसिडिटी और क्रोजन के बारे में पढ़ा होगा, तो वो रेंसिडिटी के बारे में पढ़ा होगा, तो वो वाली चीज़ है। इधर नाइट्रोजन गैस, भाई ऑक्सीजन O2, ऑक्सीजन के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। ऑक्सीजन भाई ज़रूरी नहीं है भाई, अभी देखिए बात चल रही है किसकी, ऑक्सीजन सिलेंडर की बात चल रही है, ठीक है ना, ऑक्सीजन सिलेंडर। तो भाई देखिए लिक्विड ऑक्सीजन होती है जो, भाई वो सारी की सारी ऑक्सीजन आपने पढ़नी है जब आप कंबशन करते हो, ठीक है ना। जैसे आपका फ्यूल जलता है, कार्बन होता है ना उसमें, तो ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन के नेचर में ऑक्सीजन बड़ी होती है, तो उससे क्या जुड़ जाती है, तो क्या आपकी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल आती है ना। तो भाई इससे क्या हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है भाई, ग्रीन हाउस गैस है, तो इससे क्या हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है। तो भाई इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना। देन सल्फ्यूरिक एसिड होता है, सल्फ्यूरिक एसिड भाई कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इसकी। सल्फ्यूरिक एसिड भाई लैब में ना, अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड नहीं है ना, तो आपका कुछ हो ही नहीं पाएगा, ठीक है ना। लैब में इतनी ज़्यादा सल्फ्यूरिक एसिड होता है ना, इतना ज़्यादा सल्फ्यूरिक एसिड, तो भाई ये नहीं हो ना, तो आपके बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट लैब में हो ही नहीं पाएंगे। तो आप भाई केमिस्ट्री तो कर ही नहीं पाओगे भाई। केमिस्ट्री का वही आपका केमिकल्स जो हैं वो एक्सपेरिमेंट वगैरह कुछ भी नहीं कर पाओगे आप, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ है। देन आपके हैलोजेंस भाई, जैसे क्लोरीन वगैरह, क्लोरीन की टिक्कियाँ डालते हो ना भाई, उधर किस में, टैंक जो होता है ना भाई, क्लोरीन की टिक्कियाँ डालते हो, ताकि भाई उधर वो ना डिसइंफेक्टेंट का काम करता है, वो जर्म्स को वगैरह को मार देता है। तो ये वाली चीज़ होगी। जैसे ज़ीनॉन के कंपाउंड्स भाई, ये जो आपने सुना होगा कि हीलियम के बैलून होते हैं भाई, उड़ रहे होते हैं ना, वो उड़ते हैं ना वो, तो बस वही वाली हीलियम के बैलून। तो ये वाले सारी चीज़ें हमने डिटेल में पढ़नी है, इसको कोई 15 दिन लग जाते हैं भाई। ये सबसे बड़ा चैप्टर, 8 नंबर का सबसे महंगा चैप्टर है, इसको आपको करने में 15 दिन लगेंगे, ठीक है ना, 15 डेज। देन भाई डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। जैसे आपने भाई आयरन के बारे में सुना, कॉपर के बारे में सुना, सारे के सारे आपने आधी चीज़ें इधर भी कर ली हैं भाई। जैसे ये वाली चीज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहाँ गई भाई, ये देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी ब्लॉक की कर ली है भाई, की ना नहीं की, कर ली है, ठीक है ना। देन उसके बाद जैसे लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स, लेंथेनाइट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक्टिनाइट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भाई करी है ना। तो भाई देखिए आधी चीज़ें तो आपने कर ली भाई, क्या बात कर रहे हो, सब कुछ कर लिया आपने, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ है। देन आपका क्या हो गया, इस चैप्टर में क्या पढ़ते हो, जैसे आपने जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ठीक है ना, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया। भाई ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, हर एक जगह पे ये यूज़ हो रही है भाई। आयरन देखिए, कॉपर देखिए, अभी कॉपर की बारे में मैंने बता दी, जिंक देखिए भाई, अलॉयज़ वगैरह, ठीक है ना। गोल्ड वगैरह भाई कितना महंगा, कितनी ज़्यादा ज़रूरत है इसकी, ठीक है ना। सिल्वर वगैरह भाई इसकी भी वायरिंग वगैरह होती है, और सिल्वर के गहने भी होते हैं, आपने देखा होगा। जो भाई गोल्ड अफोर्ड नहीं कर सकते वो क्या सिल्वर ले लेते हैं, ठीक है ना। और भाई ये वाली चीज़ लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स भाई रियर अर्थ होते हैं, रियर अर्थ मेटल्स,
ठीक है ना। रियर अर्थ मेटल्स ये बहुत ज़्यादा कम क्वांटिटी में पाए जाते हैं, तो इनकी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है भाई, इंपॉर्टेंस है रियर अर्थ्स की, ठीक है ना। जैसे K2CR2O7 ऑर्गेनिक में भाई ये वाला केमिकल यूज़ होता ही जाना है, होता ही जाना है, होता ही KMNO4 ये वाला ऑर्गेनिक जब आप करोगे तो ये वाली चीज़ों के बगैर आपका काम नहीं चलेगा, ठीक है ना। जैसे फिर हो गया, इसमें क्या हो गया, एक्टिनाइट्स भाई आपने पढ़ा होगा, न्यूक्लियर फ्यूज़न और न्यूक्लियर फिजन क्या यूज़ होता था उधर, फ्यूल यूज़ होता था एक, ठीक है ना। जैसे आप गाड़ी होती है, गाड़ियों में क्या तेल यूज़ होता है ना, जैसे न्यूक्लियर रिएक्शन होती है तो उधर क्या फ्यूल यूज़ होता है, उसको आप क्या बोलते हैं, यूरेनियम का यूरेनियम होता है, ठीक है ना, यूरेनियम से बनता है वो, यूरेनियम से बनता है ना, तो भाई एक्टिनाइट्स वही है, एक्टिनाइट्स के एलिमेंट्स वही होते हैं। तो इधर से सारी चीज़ें आपके सारी क्लियर हो जानी है, ठीक है ना। देन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भाई जैसे हीमोग्लोबिन हो गया, ठीक है ना, हीमोग्लोबिन हो गया, जैसे क्लोरोफिल हो गया भाई, ये वो ऐसे NaCl एक कंपाउंड है, ठीक है ना, NaCl कंपाउंड है, जैसे H2O एक मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, कंपाउंड भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल्स हैं ना, जैसे एक अलग किस्म के कंपाउंड्स होते हैं जिसमें एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, जैसे अभी तक आपने कौन से पढ़े, आयोनिक बॉन्ड पढ़े, कोवलेंट बॉन्ड पढ़े, एक अलग किस्म के बॉन्ड होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भाई। जैसे आपका हीमोग्लोबिन हो गया, आपने बोलते हो ना उधर आयरन है भाई, आयरन वही है, उसमें होता है, हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, ठीक है ना। जैसे क्लोरोफिल में क्या होता है, मैग्नीशियम होता है। तो भाई ये सारी की सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आपने इस चैप्टर में पढ़नी है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। इसमें लग जाएंगे बेटा कोई D और F ब्लॉक में कोई लग जाएंगे 10 दिन, 10 दिन में कोई 8 दिन रखो, ठीक है ना। इसमें कोई 7 दिन रखो, ठीक है ना, 8 7 15, 15 और 15 30, कोई भाई 1.5 महीना रखो इनऑर्गेनिक को, ठीक है ना। फिजिकल को रखिए भाई, फिजिकल को रखिए टोटल कोई 50 दिन, और इनऑर्गेनिक को रखिए कोई 1.5 महीना, मतलब कोई 60 डेज रख लीजिए, ठीक है ना। 60 नहीं 50 रखिए, ठीक है ना, 50 भाई कितने 9 चैप्टर्स आपके खत्म हो जाने हैं, ठीक है ना। 9 चैप्टर्स कितने 100 दिन में खत्म हो जाने हैं, 100 दिन में 9 चैप्टर्स आपके खत्म हो जाने हैं। देन भाई आ गई ऑर्गेनिक की बात, इसमें आगे हैलो अल्केन्स एंड हैलो अरीन्स। भाई इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसकी बेटा ये इंपॉर्टेंस है कि भाई जितने जैसे आप यूज़ करते हो, भाई आपने नाम सुना होगा ओजोन को डिप्लीट कर रहे हैं, क्या ओजोन डिप्लीशन, डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, आपने क्या क्या नाम है बेटा उनका, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। तो भाई वो यही है, ठीक है ना। वो कौन से, इसी चैप्टर में आपने वो चीज़ें पढ़नी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स किसके काम आते हैं भाई, क्यों यूज़ करने थे आप भाई, कूलेंट के काम आते थे, कूलेंट होते थे, एयर कंडीशनर में यूज़ होते थे भाई, आपको ठंडक देते थे, ठीक है ना। आप जैसे गर्मियों में ठंडक देते हैं, ठीक है ना, फ्रिज में यूज़ होते हैं भाई, फ्रिज में आपको क्या बोलता है, फ्रिज में डालता है ना ठंडक मिलती है ना, जैसे कूलेंट होता है, फ्रिज में भी कूलेंट होता है ना, तो वो क्या करता है, ठंडक देता है ना आपको, तो भाई वो ठंडक देने के काम आते हैं। बट आजकल उनकी रिप्लेसमेंट आ चुकी हैं कि आजकल और भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ठंडक दे रहे हैं आपको, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से के अलावा कोई और मॉलिक्यूल से आजकल टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ चुकी है, ठीक है ना। तो वो वाली चीज़ हो गई, तो उन चैप्टर्स को आपने पूरा डिटेल में पढ़ना है, ठीक है ना। जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स भाई वो क्या ओजोन डिप्लीट करते हैं, ठीक है ना, ओजोन डिप्लीट है, तो आजकल क्या कर रहे हैं, इनको हमने कम यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। तो भाई ये वाली चीज़ इसकी इंपॉर्टेंस है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ठीक है ना। तो इस चैप्टर को भी आपने डिटेल में पढ़ना है, ठीक है ना। देन आ गया भाई अल्कोहल, फिनोल्स, ईथर, अल्कोहल, फिनोल, ईथर्स। भाई अल्कोहल आपको भाई इसकी इंपॉर्टेंस तो कौन नहीं जानता भाई, दारू है, ठीक है ना, दारू की इंपॉर्टेंस कौन नहीं जानता भाई, दारू हर एक जगह पे यूज़ हो रही है भाई, ठेके में देख लो कितना रश होता है, कितना यूज़ है ना उसका बट भाई आपको इधर तक सीमित नहीं रहना, अपने आप को लिमिट नहीं रखना है, ठीक है ना। आपको क्या करना है बेटा, मैं आपको बताता हूँ अल्कोहल के क्या यूजेस होते हैं बेटा। सैनिटाइज़र यूज़ करो, दारू की खुशबू आती है ना, ठीक है ना भाई। जितनी भी दवाइयाँ होती हैं ना, मेडिसिन, जितनी भी मैक्सिमम मेडिसिन होती हैं बेटा, मैं आपको बता रहा हूँ कोई 90% मेडिसिन में दारू यूज़ होती है, ठीक है ना। और बेटा और क्या इसकी इंपॉर्टेंस है बेटा, ये कभी कभी आपने बोलते हो ना इथेनॉल का फ्यूल, तो बेटा ये जैसे तेल में आप इसको इथेनॉल की ब्लेंडिंग करते हो, है ना, तेल में थोड़ा बहुत क्या करते हो, मिक्सिंग कर देते हो, तेल होता है ना जैसे पेट्रोल और डीजल, उसमें क्या थोड़ा बहुत इथेनॉल भी डालते हो बेटा, ये इसकी इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इसकी। तो ये वाली चीज़ समझ लिया आप, ये मत समझ लिए कि वही सिर्फ जो दारू पीते हैं उनके काम आता है बेटा, इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंस है चैप्टर की, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़। देन एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है ना, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड तो आपने जाना होगा भाई, सिरका, उधर जाते हो ना भाई, उधर दुकान में, कौन सी दुकान में, मोमोस वाली दुकान में, ठीक है ना, फास्ट फूड में जाते हो, तो उधर भाई ये एसिडिक एसिड यूज़ होता है भाई, ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, आपने पढ़ा भी हुआ है, ठीक है ना, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये चीज़ बेटा आपको सारी चीज़ इनकी भी इंपॉर्टेंस पता लग जाएगी, हर एक चीज़ सब कुछ पता लग जाएगा, ठीक है ना। और फिर आ गया
ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के कंपाउंड्स भाई ये आपने एक सुना होगा, मिथाइल आइसोसाइनाइड, भाई एक मिथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है ना, एक गैस थी। एक बेटा अभी सर्च करिए, गूगल करिए, एक ट्रेजेडी हुई थी, भोपाल गैस ट्रेजेडी 1984 में। बेटा बंदों की लाशें उधर क्या हुई थी, एक लाशों के ऊपर लाशों पड़ी थी भाई, इतनी गैस लीक हो गई थी ना उधर, भोपाल गैस ट्रेजेडी, गैस लीक हो गई थी बेटा उधर से। तो बेटा क्या रातों रात बंदे की लाशों के ढेर लग गए थे पूरे, जैसे जिस बंदे को थोड़ी सी भी सूंघ लेता ना तो वो बंदा उसी टाइम मर जाता था। तो भाई ये क्या हुआ, ये साइनाइड वाले कंपाउंड्स है ना, तो भाई ये वही है, ठीक है ना, ये वही हैं, ठीक है ना। इनकी वजह से क्या हो जाता है बेटा, ये इतनी जहरीली गैसें होती है ना, जैसे आजकल पॉलीथीन वगैरह, इनकी क्या इनके लिए बड़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं ये, ठीक है ना। ये पॉलीथीन की इंडस्ट्री में भी आपने सुना होता है, बड़ी ज़्यादा आप न्यूज़ वगैरह सुनते हो, उधर क्या आता है कि हाँ भाई गैस लीक हो गई, तो वही वो सारे के सारे क्या है भाई, केमिस्ट्री के केमिकल्स हैं, आपके जो डेली लाइफ की चीज़ें यूज़ करते हो, जैसे पाइपें वगैरह यूज़ करते हो, पॉलीथीन्स वगैरह यूज़ करते हो, ठीक है ना, ये सारी की सारी चीज़ें आप यूज़ करते हो, तो उधर ये सारी की सारी चीज़ें उधर यूज़ होती हैं, ठीक है ना। जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी सुनना भाई बेटा, बहुत ही दर्दनाक घटना थी, ठीक है ना। बंदे भाई इतनी, मेरे को तो सोच के भी वो लगता है भाई, बंदे पता नहीं कैसे कैसे लाशें उनकी पड़ी होंगी, जैसे हमने सुनते हैं, हमने तो सिर्फ सुना है, ठीक है ना, ऐसी ऐसी चीज़ हुई थी, हम तो उस टाइम पैदा भी नहीं हुए थे, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ आप तो अभी हुए, हम भी अभी हुए, ठीक है ना, 1990 के बाद ही हुए, 1997 तक हुए, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ है, तो मतलब 1984 की बात है, तो ऐसी ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं, ठीक है ना। तो बहुत ही दर्दनाक घटनाएं हुई थी, ठीक है ना। न्यूक्लियर आपने पता है, हिरोशिमा और नागासाकी, मैंने यूरेनियम का फ्यूल बता दिया आपको भाई, क्या क्या हुआ था, वो सारे का सारा क्या केमिस्ट्री के केमिकल्स है। तो बेटा इस चैप्टर में ये सारी चीज़ें पढ़नी है, ठीक है ना। देन हो गया बायोमोलिक्यूल्स। बेटा जो भी आप चीज़ें खाते हो ना, जैसे कोई भी पैकेट अगर लोगे, पैकेट के पीछे क्या लिखा होता है, पैकेट के पीछे क्या लिखा होता है, कार्बोहाइड्रेट कितना है उसमें, प्रोटीन कितना है, फैट कितना है। तो बेटा वही इनकी केमिस्ट्री आपने पढ़नी है, इनके स्ट्रक्चर्स देखने हैं। कार्बोहाइड्रेट का क्या स्ट्रक्चर होता है, कार्बोहाइड्रेट में क्या हो गया, ग्लूकोज हो गया भाई, जब आप चीज़ खाते हो तो आपको एनर्जी मिलती है। बॉडी बिल्डर होते हैं भाई, प्रोटीन खाना है, तो वही उनके स्ट्रक्चर देखने हैं, ठीक है ना। फैट, भाई फैट होते हैं जो मोटे बंदे होते हैं, उनको फैट बहुत ज़्यादा पसंद होता है, ठीक है ना। बर्गर वगैरह पिज़्ज़ा खाते हैं, ठीक है ना, तो उनमें क्या होता है, फैट होता है, तो वो बहुत सारी चीज़ खाते हैं। इनके भाई स्ट्रक्चर्स आपने अच्छे तरीके से पढ़ने हैं। और एक हो गया न्यूक्लिक एसिड्स, विटामिन्स के बारे में पढ़ना है पूरे डिटेल में। विटामिन्स के बारे में आप लोगों को क्या पढ़ना है, क्या भाई, विटामिन्स जैसे विटामिन ए हो गया, विटामिन बी, सी, डी, ई, के, ठीक है ना, विटामिन, ये सारे के सारे क्या पढ़ना है आपने, इनकी डेफिशिएंसी और सोर्सेज बताने हैं कि भाई विटामिन ए खाओगे, हरी सब्जियाँ खाओगे, पालक खाओगे, भाई ये सारी चीज़ें आपको विटामिन ए मिल जानी है, विटामिन बी, और इनके देखने भाई अगर कमी हो जाए तो क्या हो जाए, जैसे अभी आपको कोरोना चल रहा है, ठीक है ना, कोरोना अभी भाई होते हैं ना, विटामिन सी के कैप्सूल्स आप ले रहे हो, ठीक है ना, अभी आपने लिमसी, ठीक है ना, लिमसी जो होती है विटामिन सी का कैप्सूल होता है, तो भाई उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। विटामिन के में क्या होता है भाई, जब आपका वो होता है ब्लड क्लॉट होता है ना, ब्लड क्लॉट भाई, खेड़ा जम जाता है, तो उसकी वजह से ही होता है, ठीक है ना, विटामिन के की वजह से होता है। विटामिन डी भाई सूरज, ये वाली चीज़ सूरज देता है आपको, ठीक है ना, विटामिन डी, तो ये वाली चीज़ है। विटामिन की फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आपको खानी चाहिए, सिर्फ ये नहीं भाई फुल्का और खाते के फुल्के दाल दूल खा ली तो आपका काम चल गया भाई। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने हैं, उनमें क्या होते हैं, विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, तो ये वाली सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। देन क्या हो गया, न्यूक्लिक एसिड्स, डीएनए और आरएनए। जैसे भाई अभी कोरोना चल रहा है, ठीक है ना, तो आपने बोल रहे हो ना, जैसे कोरोना वायरस को, कोविड कौन सा है, आरएनए, पता नहीं कौन सा वायरस है, आरएनए वाला वायरस है, ठीक है ना, आरएनए भाई वही वाली चीज़ है। एक न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, एक होता है ना सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस में क्या होता है, डीएनए और आरएनए, ठीक है ना, न्यूक्लिक एसिड्स अभी इसको बोला जाता है न्यूक्लिक एसिड्स। तो आरएनए भाई, ये वायरस कौन सा, आरएनए वाला वायरस है, ठीक है ना, आरएनए वाला वायरस है, तो ये वाली चीज़ हो गई, ठीक है ना। कोरोना देखो कितनी चीज़ें कोरोना से रिलेटेड होती है, अगर आपने ये चीज़ें पढ़ी हो तो आपको भाई कितना कोरिलेट कर पाओगे अपनी आगे पीछे की ज़िंदगी से। भाई बचना होगा तो अल्कोहल यूज़ करना है, वो उस चैप्टर के बारे में भी आपने इसमें डिटेल में पढ़ लिया, ठीक है ना। देन क्या हो गया, देन आपका क्या हो गया, न्यूक्लिक एसिड्स, जैसे डीएनए होता है ना भाई, आप अपने घर वालों, जैसे आपके फादर और मदर हैं, उनसे शक्ल मिलती है ना, तो भाई ये कैसे क्यों हो रहा है, इसका रीज़न क्या है भाई, वही है जेनेटिक मटीरियल होता है, क्या क्रोमोजोम वगैरह, ठीक है ना।
जब फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक है ना, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, आधे कैरेक्टर्स फादर और मदर के क्या आप में आ जाते हैं, आप उनकी तरह दिखने लग पड़ते हैं। तो भाई किसकी वजह से, डीएनए की वजह से, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ है, उसके बारे में पढ़ना है कि आप अपने घर वालों के जैसे क्यों मिलते हो, ठीक है ना, उनकी शक्ल उनकी तरह क्यों मिलती है, तो भाई वो डीएनए आपको बताएगा, ठीक है ना। तो देखिए इंपॉर्टेंस है ना भाई केमिस्ट्री पढ़ने की, कितना मज़ा आएगा केमिस्ट्री पढ़ने में, पता आ रहा है ना, लग रहा है ना मज़ा, मज़ा आएगा भाई, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है ना। पॉलीमर्स, पॉलीमर्स भाई क्या चीज़, पॉलीमर्स, पॉली मीन्स मैनी, मर मीन्स छोटे छोटे टुकड़े, बहुत छोटे छोटे टुकड़े, बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े भाई, क्या बहुत सारे टुकड़े, जैसे पॉली, पॉली क्या हो गया, पॉलीथीन, पॉलीथीन, पॉलीथीन हो गया ना, पॉली, तो भाई पॉली क्या, मैनी, इथीन, बहुत सारे इथीन, इथीन क्या होता है, CH2, CH2, तो भाई बहुत सारी इथीन, तो क्या हो गया, पॉलीथीन। भाई पॉलीथीन की भाई देखा ना कितनी इंपॉर्टेंस है, कितना यूज़ करते हो भाई, हर एक चीज़ के लिए पॉलीथीन यूज़ करते हो। ऐसा भाई आपको किसी ने बोला दूध लेके आओ, ठीक है ना, दूध ले भाई, एक तो डोल होता है, डोल में लेके जाओगे वो अलग बात है, ठीक है ना, बट जिसके पास नहीं होगा वो क्या करेगा भाई, पॉलीथीन पे ले आएगा ना, पॉलीथीन नहीं होता तो क्या होता है, उस अखबार में ले आता, अखबार में ले आता तो क्या होता है भाई, नीचे गिर जाता, कैसे यूज़ होना है, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ है, जैसे नाइलॉन होता है, कपड़े होते हैं भाई, एथलीट होते हैं, कौन से कपड़े यूज़ करते हैं, नाइलन के कपड़े यूज़ करते हैं ना यूज़, भाई देखना उनके कपड़े देखना एथलीट के, ठीक है ना, एथलीट कैसे कपड़े यूज़ करते हैं, नाइलन, ठीक है ना, नाइलन के कपड़े यूज़ करते हैं, जो कि थोड़े स्ट्रेचेबल, उनकी ठीक ठाक प्रॉपर्टी होती है। जैसे एक होते हैं नेचुरल फाइबर्स, एक होते हैं सिंथेटिक फाइबर्स, जैसे सिंथेटिक में कौन सा गया, नाइलन आ गए, पॉलिस्टर आ गए, नेचुरल में कौन सा गया, जैसे कॉटन का हो गया, वूल हो गया, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ क्या हो गई, नेचुरल और सिंथेटिक, भाई इसके बारे में पढ़ना है। बेकी लाइट, भाई घर के जो बोर्ड होते हैं स्विच बोर्ड, वो किसके बने होते हैं, बेकी लाइट के बने होते हैं, भाई ये वाली चीज़ होगी। पॉलिस्टर, वही मैंने कपड़ा बता दिया आपको, ठीक है ना, नाइलॉन और पॉलिस्टर। भाई रबर, रबर की भाई इंपॉर्टेंस, ये वाला वो वाला मत समझो लड़कियां अपने सरों में लगाती हैं, भाई वो वाला रबर नहीं है, ठीक है ना, ये वो वाला रबर है। जैसे भाई जो ट्रक हो गए, ट्रकों के टायर होते हैं ना, कितना खतरनाक सख्त सख्त सा रबर है, एक छोटा मोटा रबर, छोटा रबर का एक पेड़ होता है भाई, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ है, रबर की भी बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, तो आपको इसके बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। जैसे फिर हो गए बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स और नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स, भाई ये वाली वही चीज़ होगी, चलो ये वाला बाद में ही पढ़ेंगे, ठीक है ना। बायोडिग्रेडेबल जो डिग्रेड हो जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसको डिग्रेड कर देते हैं, और नॉन बायोडिग्रेडेबल जिसको डिग्रेड नहीं कर पाते। देन क्या हो गया भाई, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, भाई ये वही चैप्टर्स हैं, ये कौन सा, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, आपके आगे पीछे केमिस्ट्री आपको कहाँ पे दिख रही है, ठीक है ना, आपके आगे पीछे आपको केमिस्ट्री दिख रही है भाई, जब सुबह उठोगे ना तब आपकी केमिस्ट्री से मुलाकात होनी है। भाई आप क्या हो, केमिस्ट्री हो, भाई आप क्या क्या है, जैसे आपको क्या स्किन है, स्किन क्या है भाई, फैट है, सॉरी प्रोटीन है, प्रोटीन है ना, प्रोटीन है भाई, बाल क्या है, प्रोटीन है, तो भाई ये क्या प्रोटीन है, पढ़ने नहीं हो उस चैप्टर में। खाना खाते हो, उठते हो भाई, क्या करते हो, ब्रश करते हो ना, ब्रिसल्स किसके बने होते हैं भाई, नाइलन के बने होते हैं, ठीक है ना। उठते उसके बाद क्या करते हो, उसके बाद आप क्या करते हो, उठते हो, फिर क्या करते हो, खाना खाते हो, खाना खाते हो क्या, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट खा रहे हो भाई, केमिस्ट्री तो है, और क्या है, और कुछ थोड़ी ना भाई। कार्बोहाइड्रेट से आपको क्या मिल गई, एनर्जी, तो पढ़ने लग पड़े आप, अच्छे तरीके से पढ़ने लग पड़े, तो ये वाली चीज़, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ सारी की सारी भाई, सोओगे तो फ़ोन हो गए, जैसे यूज़ कर रहे हो, मैंने बता दिया ना, फ़ोन भाई मदर बोर्ड है भाई, किसका, सेमीकंडक्टर का बना हुआ है, तो भाई ये भी चीज़ पूरे दिन जिसको आप यूज़ करते रहते हो, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ फ़ोन, ठीक है ना, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप वगैरह, ये तो ये वाली चीज़ें आप यूज़ करते रहते हो, ठीक है ना। तो ये इधर क्या है भाई, ये सारी की सारी चीज़ें किससे बनी है भाई, इसी से बनी है, केमिस्ट्री से बनी है। मटीरियल सारे के सारे क्या है भाई, केमिस्ट्री के मटीरियल है, ठीक है ना। देन आप चिप्स खाते हो, कुरकुरे खाते हो, उधर क्या प्रिजर्वेटिव यूज़ होते हैं भाई, उधर लिखा होता है लास्ट में एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटीऑक्सीडेंट जो ऑक्सीडेशन नहीं होने देंगे, ठीक है ना, ऑक्सीजन के साथ उस फूड को नहीं मिलने देंगे, उसको डैमेज नहीं होने देंगे भाई, उन सभी के बारे में आप लोगों ने पढ़ने खाना। अगर आप बेटा बीमार हो जाओ तो क्या करते हो, ठीक है ना, एंटीबायोटिक खाते हो ना, एंटीबायोटिक खाते हो ना, डॉक्टर जब भी आपको प्रिस्क्राइब करता है तो एंटीबायोटिक पक्का प्रिस्क्राइब करता है, तो ये वाली चीज़ भाई एंटीबायोटिक्स होती है, एंटीबायोटिक्स होती हैं, ठीक है ना। इसके बारे में पढ़ने, जैसे फर्स्ट वाला अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाई थी, कौन सी, पेंसिलिन, तो ये इसके बारे में भी आपको पता होगा, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़। देन अगर आपको खट्टा पानी बन जाए, बड़ी बारी बनता है भाई खट्टा पानी, ठीक है ना, खट्टा पानी बनता है, तो उसके लिए आप क्या यूज़ करते हो भाई, खट्टा, खट्टा पानी, खट्टा मीन्स एसिड, क्या होता है खट्टा, खट्टा होता है ना एसिड, एसिड क्या होता है खट्टा, फर्स्ट नोवी की डेफिनेशन, खट्टा एसिड होता है, ठीक है ना। तो भाई उसके लिए यूज़ करते हो क्या, बेस, इनो, इनो यूज़ करते हो ना, एंटासिड्स, तो भाई ये वही वाले यूज़ है, मैंने बताने हैं। रेंटीसाइड वगैरह ड्रग्स होते हैं, उनके बारे में पता करने, दो एग्जांपल्स याद करने और छोटी छोटी डेफिनेशन याद कर लें, तो आपका चैप्टर ये खत्म हो जाएगा ना, बहुत आसान चैप्टर्स हैं, ठीक है ना। और देन हो गया एलर्जी हो जाए भाई, भाई अगर एलर्जी हो जाए क्या होता है, एलर्जी हो जाए तो क्या करते हो,
एलर्जी हो जो टैबलेट्स खाते हो ना, तो बस भाई उनके बारे में पढ़ना है, टैबलेट्स कौन कौन से होते हैं, एलर्जी वाले टैबलेट्स कौन से होते हैं, ठीक है ना। तो भाई एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स, भाई एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स कौन से होते हैं भाई, आजकल की आपको पता है कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो भाई फैमिली प्लानिंग करनी है ना, तो इसका नॉलेज होना चाहिए ना भाई। ऐसे ड्रग्स खाओ भाई कि जिससे क्या हो जाए, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाए, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ ऐसे ड्रग्स होते हैं, ठीक है ना, उनके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है ना, उनकी जानकारी लेनी है थोड़ी बहुत भाई, कौन कौन से ड्रग्स हैं वो, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़, तो जिसे फर्टिलाइजेशन को वो क्या करते हैं, रोकते हैं, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ आपको पता होनी चाहिए। देन क्या हो गया, डिसइंफेक्टेंट, डिसइंफेक्टेंट क्या होता है भाई, क्लोरीन की टिकिंग है, मैंने बताया था, ठीक है ना। डाल दो भाई उसमें, किस टैंक में डाल दो, तो आपका वो क्या हो जाएगा, बच जाएगा भाई। लग जाए भाई, लग जाए तो क्या होता है, आप क्या लगाते हो, एंटीसेप्टिक लगाते हो ना, डिटोल लगाते हो भाई, वही चीज़ है ना एंटीसेप्टिक, वही चीज़ क्या, ताकि आते हो, बिकॉज भाई माइक्रो में अगर आपको देखो कितना उनको मज़ा आएगा भाई, खून देखो, खून दिख गया, कितने खुश हो जाएंगे भाई, भाई खून दिख रहा है, खून दिख रहा है, खून दिख रहा है, हम उसको पी जाएंगे, ठीक है ना, पी जाएंगे। तो पी जाएंगे, जब उसको पी जाएंगे खून को, तो भाई वो क्या हो जाएगा, उसको डैमेज करेंगे ना, आपको डैमेज करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ है, तो ये वाली चीज़ है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक कर रहे हैं, तो उधर क्या लगा देते हो भाई, वही बसार लगाते हो आप, ठीक है ना, वो भी इसका एंटीसेप्टिक का काम कर रहा है। तो ये वाली चीज़ भाई, जब आपको क्या होता है, एक तो होता है भाई बंदे होता है डिप्रेशन, डिप्रेशन होता है ना, एनाल्जेसिक्स और ट्रैंक्विलाइजर्स। एनाल्जेसिक मीन्स पेन किलर्स, भाई पेन किलर, दर्द हो जाए तो क्या खाते हो भाई, पैरासीटामोल, देखो कितनी यूज़ हो रही है, पैरासीटामोल होती है ना, यूज़ कर रहे हो ना आजकल, पैरासीटामोल हो गई। तो ये वाली चीज़ एस्पायरिन होगी, जैसे कोई बंदे, बाकी बंदे जो होते हैं भाई अफीम के प्रोडक्ट लेते हैं, ठीक है ना, अफीम के प्रोडक्ट जैसे चर्च गांजा वगैरह, ये सारी चीज़ें क्या, ये सारी की सारी चीज़ें यूज़ वगैरह करते हैं बंदे, ठीक है ना, बंदे यूज़ करते हैं ना। तो भाई वो क्या चीज़ हो गई, एनाल्जेसिक्स पेन किलर्स होते हैं। एक तो होते हैं थोड़े जैसे पैरासीटामोल वगैरह हो गया, एस्पायरिन वगैरह हो गया, ये थोड़े माइल्ड होते हैं, बट जिसको कुछ ज़्यादा पेन हो रही होगी तो भाई उसमें ड्रग्स यूज़ करने लग पड़ते हैं भाई, ड्रग अब्यूज़, आपको पता है भाई, दारू से तो वो पेन दूर नहीं होती भाई, ऐसे वो ड्रग्स होते हैं, अफीम के प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है ना, अफीम के प्रोडक्ट होते हैं, तो उनसे क्या हो जाता है, हीरोइन वगैरह, मॉर्फिन वगैरह, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ जैसे डॉक्टर भी देते हैं, जिसको ज़्यादा दर्द वगैरह हो रही होगी ना, तो मॉर्फिन वगैरह देते हैं, ठीक है ना। तो वो क्या हो गया, तो ये वाली पेन किलर्स होते हैं, ठीक है ना, पेन किलर्स के बारे में जानना है। ट्रैंक्विलाइजर भाई, जिस बंदे को डिप्रेशन हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है, जैसे अभी 11वीं में आपकी उम्र है, ठीक है ना, अभी आपके डिप्रेस्ड होने वाली उम्र है, ठीक है ना, आधे बंदे डिप्रेशन में चले जाते हैं, ठीक है ना। हाँ भाई पढ़ाई नहीं हो रही, मेरे को ऐसा बोल दिया, फलाने ने ऐसा बोल दिया कि मैं इतना गंदा हूँ, इतनी गंदी हूँ, ठीक है ना, ऐसे ऐसे बंदे बोलते हैं ना, तो भाई बंदे डिप्रेशन में चले जाते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं, ऐसे तो आपको किसी को ऐसा नहीं बोलना है, ठीक है ना, बिकॉज आपको ये सेंसिटिव एज होती है, किसी को बोलो क्या पता बंदा बेचारा रूठ जाए, ठीक है ना, उसकी आपकी खुदकुशी कर ले, आपको ने सुना होगा कि यंग बंदे कितनी खुदकुशी करते हैं, ठीक है ना, मर जाते हैं भाई, सुसाइड कर लेते हैं। तो आपको अभी इतनी समझ थोड़ी ना। तो ये वाली चीज़ होगी भाई, ट्रैंक्विलाइजर्स, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग, उनको ड्रग्स दिए जाते हैं, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग, उनके बारे में पढ़ना है बेटा आप लोगों को, ठीक है ना। केमिस्ट्री आगे पीछे की केमिस्ट्री है ना आपको। देन क्या हो गया, प्रिजर्वेटिव्स के बारे में पढ़ने, आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स, भाई शुगर के पेशेंट को क्या देता है भाई, शुगर फ्री टैबलेट्स देते हैं ना, जैसे सैक्रिन वगैरह देते हैं, ठीक है ना। देखना होगा जिसके मम्मा, सॉरी ये होनी नहीं चाहिए, जिसको कोई ग्रैंड फादर और मदर को अगर किसी को शुगर होगी तो देखना उसको कौन से टैबलेट्स देते हैं। चाय भी नहीं होती है ना, तो कैसे पियेंगे भाई, टैबलेट्स होती हैं वो जो शुगर से भी बड़ी ज़्यादा मीठी होती हैं, बट स्वाद नहीं होता, मज़ा नहीं आता उसको खाने में, ठीक है ना। तो उसको आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स देते हैं, जैसे सैक्रिन वगैरह, प्रिजर्वेटिव वगैरह। अभी आपने जो भी पैकेट होगा उधर पीछे लिखा होता है भाई, ये वाला प्रिजर्वेटिव डाला, ये वाला प्रिजर्वेटिव डाला, ठीक है ना। देन आपने ये वाला सोप्स और डिटर्जेंट्स वाला देखा होगा, सोप्स और डिटर्जेंट्स भाई घर पे यूज़ नहीं करते हो, सोप करते हो ना भाई, सोप क्या हार्ड पानी में यूज़ होता है, नहीं होता, क्या यूज़ होता है, डिटर्जेंट। अभी आपको बोलते भाई, एक आपने गंदा सा दाग, ग्रीस का दाग लगा दिया आपने कपड़ों को, फिर बोलो कोई चलो सोप से साफ कर देते, तो काम बनेगा बेटा, नहीं बनेगा काम, ठीक है ना। उसके लिए क्या डिटर्जेंट यूज़ करना पड़ेगा, कौन सा, सर्फ एक्सेल, ठीक है ना, रिन, जो भी नाम आपको पता ही होंगे, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़, उनके क्लिनसिंग एक्शन देखना है आपने अच्छे डिटेल में, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़, तो बेटा यही वाली इसकी इंपॉर्टेंस होगी। तो बेटा ये ऑर्गेनिक के कितने 4 चैप्टर्स हैं, और 4 चैप्टर्स को कोई कम से कम 2 महीने लग, 2-1.5 महीने लग दो, 1.5 महीने लग जाएंगे। और जो अगले 3 चैप्टर्स हैं तो इनको कितने, कोई 15 दिन, 15 दिन, हाँ 15 दिन, ठीक है ना, 2 महीने इसको। तो बेटा 100 और वो और 2 ये 100 और 60 कितने हो गए, 160 डेज। तो बेटा देख लीजिए 160 डेज़ का सिलेबस है, तो अभी ज़्यादा कर लीजिए तो मतलब 180 दिन का सिलेबस है, 180 दिन लगते हैं आपके सिलेबस को ख़त्म करने में, ठीक है ना, अच्छे डिटेल में टेस्ट के साथ, मतलब 6 महीने। तो अभी आप देख लीजिए कि जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इसी पेज से हम चलते गए तो आपका
अक्टूबर नवंबर तक सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। डेली चल सके, कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन करनी है, लेकिन अगर आप डेली मेरे को रिस्पांस दोगे, अच्छे से मेहनत करोगे, तो बेटा मेरे को भी मोटिवेशन आएगी, तो मैं आपको डेली लेक्चर्स दूंगा। नहीं तो मेरे को क्या फ़ायदा पड़ी है भाई इतनी रात को लेक्चर रिकॉर्ड करते हुए। देखिए कितने बज रहे हैं, देखिए 11:48, देखो रात को लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, हो रहा है ना। मेरे को क्या फ़ायदा पड़ी है भाई, फ्री का ऐसे वो करना पड़ा, मेरे को कौन सा इधर कुछ मिल रहा है, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ है, बट आपका भला हो जाए, आपको चीज़ें पता लग जाए, तो मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है ना। आप कुछ डॉक्टर वगैरह बन जाओ, कुछ वो बन जाओ, तो मेरे को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है ना। तो उसको छोड़िए, तो अभी मैं आपको बात बताता हूँ कि जैसे आज तक देखिए 1 घंटे का लेक्चर रिकॉर्ड हो चुका है। आज तक कोई बंदा नहीं होगा जिसने 1 घंटे का, टीवी में तो करते हैं तो, बट ऐसे अभी छोड़िए उसको, ठीक है ना। 1 घंटा हो गया जो है लेक्चर रिकॉर्ड करते हुए। तो ये वाली चीज़ अभी मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मेरे को एक चीज़ बताइए कि सबसे, अभी मैं बताता हूँ डिफ़िकल्ट कौन कौन सी है। सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है बेटा ऑर्गेनिक, देन इनऑर्गेनिक, और सबसे आसान है फिज़िकल। तो बेटा मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा, आप कमेंट बॉक्स पे मेरे को रिस्पांस दे देना, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स पे रिस्पांस दे देना, कौन सा सबसे पहले मुश्किल स्टार्ट करना है या सबसे इजी। मुश्किल है सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक, कम से कम 2-2.5 महीने लग जाने हैं इसके, ठीक है ना। ऑर्गेनिक, देन इनऑर्गेनिक, देन फिजिकल। तो बेटा वो आपने मेरे को अभी खुद बताना है कौन सा, ऑर्गेनिक स्टार्ट करें, इनऑर्गेनिक स्टार्ट करें या फिजिकल स्टार्ट करें। फिजिकल सबसे आसान है, ये सारे ऑर्गेनिक जो है ये इंटर रिलेटेड है। ये चारों चैप्टर्स जो है ऑर्गेनिक के सारे एक दूसरे के साथ क्या है, इंटर रिलेटेड है, ठीक है ना। इनऑर्गेनिक थोड़े अलग अलग हैं, थोड़े थोड़े रिलेटेड हैं, बट फिजिकल जो है वो क्या है, बहुत बिल्कुल भी है, मतलब हर एक चैप्टर अलग है, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ तो मेरे को बता देना कि कौन सी चीज़ हम स्टार्ट करें, ऑर्गेनिक स्टार्ट करें, इनऑर्गेनिक स्टार्ट करें या फिजिकल स्टार्ट करें, ठीक है ना। थैंक यू। तो पक्का बता देना, ठीक है ना। फिर हम अगले दिन से स्टार्ट करेंगे, तो ये वाली चीज़ हो गई, ठीक है ना। शुक्रिया, थैंक यू।